हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैट्रिक्स जेई एडवांस पेपर 2। तो जेई एडवांस पेपर 2 जो केमिस्ट्री का जो पेपर है उसके डिस्कशन की हम बात कर रहे हैं और खासकर आईओसी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आए हैं उनके हम डिस्कशन की हम बात करें तो वन बाय वन हम क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन बोर्ड पर वहाँ दिखाई दे रहा है। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है। पीरियोडिक प्रॉपर्टी से आयोनाइजेशन एनर्जी के एप्लीकेशन पार्ट पर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको यहाँ पर एटॉमिक नंबर दिए हुए n n+1 2 3 और उनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज गिवन है जिनके डेटा किलोजूल पर मोल में आपको यहाँ पर गिवन है। अब देखिए यहाँ जो दिया हुआ है वो ये कि n की वैल्यू जो है, n की वैल्यू आपको वहाँ पर दी गई है। तो n की वैल्यू आपको 10 से वहाँ पर कम कंसीडर करनी है। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन आसान है लेकिन पूछा जाने का तरीका जो है बहुत ही अच्छा तरीका है वहाँ पर। तो देखिए क्वेश्चन की अप्रोच आपको कैसे लगानी है। तो जैसे कि हमने क्लास में इस तरह का एक क्वेश्चन लिखा हुआ था, अगर आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में आपकी जो नोटबुक है उसमें क्लास में आयोनाइजेशन एनर्जी के जो सक्सेसिव जो ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी हम पढ़ते हैं उसमें एक इसी तरह का क्वेश्चन हम क्लासरूम में करते हैं। तो देखिए यहाँ दो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी के बीच में जो लार्ज गैप आपको दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पर n+2 जो एटॉमिक नंबर है उसमें फर्स्ट एंड सेकंड में आपको लार्ज गैप वहाँ पर दिख रहा है और n+3 में आपको सेकंड और थर्ड में वहाँ पर लार्ज गैप आपको नजर आ रहा है। तो बच्चों ऑब्वियसली जो एटॉमिक नंबर n+2 है वो एक एल्कली मेटल वहाँ पर हम कंसीडर कर सकते हैं। ये एक जो है एल्कली मेटल वहाँ पर हम कंसीडर कर सकते हैं। अब बच्चों अगर ये एक एल्कली मेटल है तो ये जो एटॉमिक n की वैल्यू जो 10 से हमें कम कंसीडर करनी है उसके हिसाब से दो पॉसिबिलिटी बच्चों यहाँ पर बन सकती है। पॉसिबिलिटी एल्कली मेटल जो n की वैल्यू अगर 10 से कम हो तो इट मे बी पॉसिबल लिथियम, और या फिर ये हम सोडियम कंसीडर कर सकते हैं। तो इसका मतलब देखिए n+2 जो एटॉमिक नंबर है वो या तो लिथियम का हम कंसीडर करेंगे या फिर सोडियम का हम कंसीडर करेंगे। अब बच्चों लिथियम तो बड़ी आसानी से आप डिसकार्ड कर देंगे यहाँ से। क्यों? कारण क्या है, देखिए अगर n+2 अगर हम लिथियम को कंसीडर करें, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। तो बच्चों अगर हम n+2 यानी कि एटॉमिक नंबर 3 इसको कंसीडर करें तो फिर ये हीलियम और फिर ये हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन n जो है वो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हो जाएगा और आपको पता है कि हाइड्रोजन के लिए 3 सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी वहां पर पॉसिबल नहीं होगी। इसका मतलब लिथियम तो ये नहीं होगा। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया, यानी कि n+2 जो है वो आपका सोडियम हो गया। तो बच्चों अगर ये सोडियम है तो n+3 मैग्नीशियम और ये हो जाएगा आपका नियॉन। तो निश्चित रूप से ये फ्लोरीन, यानी आपसे n की वैल्यू पूछे, एटॉमिक नंबर n जो है वो फ्लोरीन का और वो कितना होता है 9। तो हमारा आंसर जो आएगा इस क्वेश्चन का बच्चों वो आ जाएगा 9। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल भी कठिन क्वेश्चन नहीं है और इस तरह के कई क्वेश्चन जो है हमारी डीपीपी शीट में वहाँ पर गिवन है जिन्हें आप वहाँ पर सॉल्व करते हैं क्लासरूम में। ठीक है, होमवर्क में आप सॉल्व करते हैं, तो आसान क्वेश्चन है। और देखिए स्टूडेंट एक और क्वेश्चन यहाँ पर आपको एक स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। आपको कुछ कंपाउंड यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में दिए हुए हैं और जब इन कंपाउंड को लिक्विड फॉर्म में जब हम ब्यूरेट से पास आउट करते हैं तो ये जो है ये चार्ज कॉम्ब है और इस पर ये इसकी तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं, अट्रैक्ट वहाँ पर होते हैं। तो देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि जो मॉलिक्यूल यहाँ पर गिवन है उनमें पोलर मॉलिक्यूल जो है वो चार्ज कॉम्ब पर अट्रैक्ट होंगे वहाँ पर। तो कुल मिला के ये भी क्वेश्चन तो आसान है, मतलब थीम ये है कि आपको इनमें पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल सेलेक्ट करने हैं। लेकिन देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है, इससे पहले वाला भी आसान था लेकिन पूछा जाने का तरीका जो है वो थोड़ा डिफरेंट है वहाँ पर। तो ये इस बार अच्छा बात देखा गया जेईई में कि क्वेश्चंस जो थे केमिस्ट्री में वो टफ नहीं थे लेकिन उनको जिस तरह से पूछा गया बहुत ही प्यारे ढंग से वहाँ पर क्वेश्चन को पूछा गया। तो चलिए हमें तो ओवरऑल यहाँ पर पोलर और नॉन पोलर बताने, केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर ड्राइंग के एप्लीकेशन पार्ट को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो बच्चों O2 की अगर हम बात करें तो O2 जो है वो एक नॉन पोलर स्पीसीज हम कंसीडर करते हैं। HF आप जानते हो, HF में रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आएगा। मैं डायरेक्शन नहीं बता रहा, मैं केवल पोलर और नॉन पोलर वहाँ पर बता रहा हूँ, बाकी आप जानते हैं कैसे हम रिजल्टेंट वहाँ पर बताते हैं। ये देखिए ऑक्सीजन पर 2 लॉन पेयर, वाटर की बात कर रहा हूँ, वाटर भी एक पोलर मॉलिक्यूल है। इसके अलावा देखिए अमोनिया भी आप जानते हो कि एक पोलर सॉल्वेंट होता है।
ठीक है, अमोनिया भी पोलर है। इसके अलावा देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सभी स्टूडेंट जानते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है उसका ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर में वैसे अगर थोड़ा कंफ्यूजन बच्चों को क्रिएट होता है, लेकिन चूंकि हम इसको पढ़ चुके होते हैं और ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर बच्चों जो है डाइहेड्रल एंगल लेस देन 180 होता है, तो ये रिजल्टेंट आपस में कैंसिल नहीं होता, तो ये एक नॉन प्लेनर और पोलर ये एक स्ट्रक्चर हम कंसीडर करते हैं। इसके बाद देखिए CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है बच्चों, तो ये तो नॉन पोलर वहां पर कंसीडर किया जाएगा, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। CHCl3 पोलर हो जाएगा, इसमें भी आपको डाइपोल निकालने में कोई वहां पर दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और कौन से मॉलिक्यूल हैं, देखिए बेंजीन की अगर हम बात करें तो बेंजीन जो है बच्चों एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, जबकि जो क्लोरोबेंजीन होता है बच्चों वो एक पोलर मॉलिक्यूल हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो कितने मॉलिक्यूल गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंप्लीट हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओके कंप्लीट। तो पोलर मॉलिक्यूल आपको काउंट करना है, तो काउंट कर लीजिए पोलर मॉलिक्यूल। चलिए बहुत ही सिंपल आसान सा क्वेश्चन है, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका 6। ठीक है, तो 6 मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो कॉम की ओर अट्रैक्ट वहां पर होंगे, चार्ज कॉम की ओर। ठीक है, तो आंसर विल बी 6। हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू मैट्रिक्स वंस अगेन। तो इस सेशन में अब जो फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस पेपर 2 में, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 से। इसमें आपको बोला गया इन द केमिकल रिएक्शन बिटवीन स्टोइकियोमेट्रिक क्वांटिटीज ऑफ KMnO4। तो एक तो आपको दिया हुआ यहाँ पर KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट आपको दे रखा है, एंड Ki इन वीकली बेसिक सॉल्यूशन, मतलब पोटेशियम परमैंगनेट की रिएक्शन करवाई जा रही है यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड के साथ, और जो मीडियम है जिस मीडियम में रिएक्शन करवाई जा रही है वो आपको दिया गया है यहाँ पर वीकली बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, आपको बोला गया व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 रिलीज्ड फॉर 4 मोल्स ऑफ KMnO4 कंज्यूम्ड। तो आपसे पूछा गया है कि इस रिएक्शन के दौरान अगर KMnO4 के 4 मोल कंज्यूम हो तो उससे कितनी I2 प्रोड्यूस होगी वो हमें बताना है। ठीक है, तो सुनिए ध्यान से। आपने अगर ध्यान से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि वीकली बेसिक मीडियम में जो परमैंगनेट होता है वो परमैंगनेट खुद तो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, MnO2 में। किसमें कन्वर्ट होता है बोलो, MnO2 में। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा है कि परमैंगनेट जो होता है वो वीकली बेसिक मीडियम में या वीकली बेसिक सॉल्यूशन में खुद मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी कि MnO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ में ये जो आयोडीन होता है, ये जो I- है, ये सवाल में बोला गया है कि I2 रिलीज होती है इससे, तो यहां पर क्या आ जाएगा बोलो, साथ में I2। क्लियर है, तो ये तो बन जाएगी अपनी केमिकल रिएक्शन। अब चलिए देखो, अगर आपको इसको मोल कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है तो हमें पूरी रिएक्शन बैलेंस करनी होगी। तो रिएक्शन को बैलेंस करने से बचने के लिए हम यहां पर इसको सॉल्व करेंगे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से, और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट बोलता है कि जितने KMnO4 के इक्विवेलेंट कंज्यूम होंगे उतने ही I2 के इक्विवेलेंट नए वहां पर बनेंगे। तो मतलब हमको इन दोनों के जो इक्विवेलेंट है वो इक्वल करने हैं, और इक्विवेलेंट इक्वल करने के लिए मैं बोल दूंगा कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ I2। यहां पर जो E है वो E रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को। क्लियर है यहां तक? अब इक्विवेलेंट जानने के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर। तो सबसे पहले हमें इनके n फैक्टर्स कैलकुलेट करने होंगे। तो n फैक्टर पता लगाने के लिए आप जानते हैं कि मैग्नीज जो था वो +7 में था, +7 से मैग्नीज कन्वर्ट हो रहा है +4 में। यहां पर जो चेंज होगा ऑक्सीडेशन नंबर में वो 3 का होगा, तो इसका जो n फैक्टर आएगा, चेंज कितने का हो रहा है बोलो, 3 का। एक मॉलिक्यूल में कितने मैग्नीज है, 1, तो इसका n फैक्टर कितना आ जाएगा यहाँ पर, 3। सिमिलरली यहां पर आयोडीन था -1 में, ये I2 किसमें है बोलो, 0 में। यहां से यहां तक अगर अपन बात करें चेंज की कि कितना चेंज हो रहा है, तो वो चेंज जो ऑक्सीजन स्टेट में जो चेंज आएगा वो आएगा 1। तो इसका जो n फैक्टर आएगा वो बोल देंगे चेंज 1 का हो रहा है, और इसके 1 मोल में 2 आयोडीन है यहां से, इसलिए कितना आ जाएगा बोलो, 2। तो अपने पास दोनों के n फैक्टर आ गए। तो सुनिए, KMnO4 के मोल कितने गिवन आपको, 4, इसका n फैक्टर कितना है, 3 इंटू
I2 के मोल्स हमें पता लगाने, तो n मान लेते हैं उनको, और I2 का जो n फैक्टर वो कितना है बोलो यहाँ पर 2। तो इसको सोल्व करने पर जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 फॉर्म्ड आएंगे, यहां से जो कैलकुलेट करने पर जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी कितनी बोलो 6। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि जब आप 4 मोल KMnO4 कंज्यूम करवाओगे तो उससे जो प्रोड्यूस्ड आयोडीन है इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग वो कितनी आएगी बोलो 6। तो इसका आंसर यहां पर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब मैं आपको एक बात यहां पर और बताता हूं, सुनिएगा ध्यान से। आपने अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इसकी रिएक्शंस अगर आपने पढ़ी हैं तो इसके अलावा आपने वहां पर देखा होगा कि परमैग्नेट के साथ जब I- आता है तो ये परमैग्नेट खुद तो MnO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन आपने वहां पर ऐसा देखा होगा, मैं इसको एक बार मिटा देता हूं, वो सॉल्यूशन आप समझ चुके हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि ये जब खुद MnO2 में कन्वर्ट होता है तो इसके साथ साथ ये I- को कन्वर्ट कर देगा IO3- में, जिसको अपन बोलते हैं आयोडेट आयन। मतलब जो बेसिक मीडियम की जो एक्चुअल में रिएक्शन होती है जो आप पढ़ते हो वो रिएक्शन तो यही होती है। तो अगर मैं एक्चुअल रिएक्शन के हिसाब से जाऊं तो आप देख रहे हैं कि यहां पर तो बिल्कुल भी I2 नहीं बन रही। अरे I2 का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा, और जब I2 का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा और मुझसे सवाल में पूछा जा रहा है कि बता I2 के कितने मोल बनेंगे, तो I2 के जो नंबर ऑफ मोल्स बनने वाले हैं उसका आंसर तो कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो अगर आप इसका आंसर पूछ रहे हैं मेरे हिसाब से कि सवाल का जो सही आंसर वो क्या होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से इसका सही आंसर आना चाहिए 0, क्योंकि यहां पर I2 के बिल्कुल भी मोल नहीं बनेंगे। पर मैग्नेट जो होता है वो बेसिक मीडियम में खुद तो MnO2 में जाता है और I- को आयोडेट आयन में वो क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। लेकिन ऐसा हो सकता है, वो क्लियर होगा जब जेई एडवांस की आपके पास में आंसर की आएगी, उसी से क्लियर होगा कि इसका आंसर 6 है या 0 है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आंसर का कितना आएगा 0। बाकी हो सकता है कि एग्जाम में वो ऐसे बोल दे कि नहीं भाई आयोडेट बनता होगा, मैंने तो सवाल में तुम्हें I2 बोला है तो मेरे हिसाब से तो I2 बना के आंसर दो। तो अगर वो I2 बना के आंसर निकलवाना चाह रहा है तो इसका आंसर 6 आएगा। क्लियर है यहां तक? तो देखते हैं कि एग्जाम में क्या आंसर आता है। बाकी करेक्ट इसका जो आंसर होना चाहिए वो 0 यहां पर होना चाहिए। बच्चों देखिए एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पर स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। डी ब्लॉक का क्वेश्चन आप कंसीडर कर सकते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस में जो स्पेसिफिक टेस्ट हम कंसीडर करते हैं डाइक्रोमेट और क्रोमेट के, वहाँ पर भी हम इसे पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। डी ब्लॉक में भी आप इसे मान सकते हैं। देखिए एक्चुअली अगर आप को पता हो तो क्रोमियम +6 क्रोमेट और डाइक्रोमेट दोनों ही ये टेस्ट वहाँ पर देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में पोटेशियम क्रोमेट की बात की गई है, तो पोटेशियम क्रोमेट हम ले लेते हैं। तो देखिए वहाँ पर पोटेशियम क्रोमेट हमें लेना है। देखिए तो चलिए पोटेशियम क्रोमेट यानी कि K2CrO4, ठीक है, क्रोमियम हैविंग +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखिए जब हम एसिडिक मीडियम में H2O2 की रिएक्शन कराते हैं और कोई अल्कोहल या ईथर मान लीजिए हम वहाँ पर ले लें, तो ऐसे केस में देखिए जो कंपाउंड बनता है वो बनता है CrO5, और इस कंपाउंड के कारण जो कलर आता है वो ब्लू कलर आता है। अब देखिए ये जो कंपाउंड है वैसे तो अनस्टेबल होता है, लेकिन ईथर या अल्कोहल जब आपने वहां पर लिया तो वो ब्लू कलर का जो कंपाउंड है वो स्टेबल हो जाता है, और वो ब्लू लेयर जो है वो काफी समय तक मेंटेन वहां पर रहती है। देखिए बेसिकली होता क्या है कि अगर हम बात करें तो ये जो कंपाउंड है इसका कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर वहां पर होता है। ये देखिए ये जो कंपाउंड है इसका स्ट्रक्चर जो है ब्लू कलर का इस तरह का है, एक्स जो है उसका ये स्ट्रक्चर है वहाँ पर। तो ईथर या अल्कोहल जो आप ले रहे हो बच्चों, वो इसके साथ एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में वहाँ पर पार्टिसिपेट कर जाता है, और ये ब्लू कलर जो है बहुत लंबे समय तक वहाँ पर बना रहेगा। अगर मान लीजिए आपने अल्कोहल या ईथर वहाँ पर एमाइल अल्कोहल या ईथर यूज़ नहीं किया है, तो ये जो ब्लू कलर का कंपाउंड है ये फर्दर डिकम्पोज कर जाता है क्रोमियम +3 में। क्रोमियम +3 के कारण एक्वस सॉल्यूशन का कलर जो होता है वो ग्रीन हो जाएगा, और कॉप्टिस इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन वहां पर काफी मात्रा में निकलने वाला है। लेकिन फिलहाल हमें आगे नहीं जाना है रिएक्शन को लेके, हमसे तो केवल उसने ये पूछा है कि जो ब्लू कलर का कंपाउंड बनता है उसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बताइए जो कि सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आपने ये कंपाउंड बनाया, स्ट्रक्चर सबको आता है, बहुत लोअर क्लासेज में हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं 1 2 3 4। तो ये देखिए ये जो
आंसर आएगा इसका 4। यानी ऐसे ऑक्सीजन जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं उनका नंबर 4 हम कंसीडर करेंगे। तो बच्चों एक ये क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि इसमें आप लोगों को डाउट आया होगा। आपकी जो डी ब्लॉक की शीट है उसमें ये वाला जो क्वेश्चन है ब्लू कलर का कंपाउंड, यानी कि जैसे आपने लैंग्वेज पढ़ी होगी और ब्लू कलर का कंपाउंड, तो आपका चेहरा खिल गया होगा और आप समझ गए होंगे कि इसमें हमें कौन सा कंपाउंड वहां पर डील करना है और कौन सा कंपाउंड वहां पर कंसीडर करना है। ठीक है, तो ये भी एक इजी क्वेश्चन आप मान लीजिए। क्वालिटेटिव एनालिसिस में कई बार बच्चे रिएक्शन छोड़ देते हैं, तो उनको अगर वहां पर रिएक्शन नहीं पढ़ा है तो एक अलग बात है, अदरवाइज आपने अगर ये रिएक्शन पढ़ा हुआ है तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आप ये कंसीडर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो आई विल डिस्कस द पोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर दिस जे एडवांस पेपर। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया, इसमें स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड हमें गिवन है और उसके रिस्पेक्टिव हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ नेट चार्ज ऑफ द पेप्टाइड एट pH2, pH6 एंड pH11 आर mod of Z1, mod of Z2 and mod of Z3. तो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एडिशन ऑफ mod of Z1 प्लस mod of Z2 and mod of Z3। तो एडिशन हमें करके बताना है। तो इफ फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू लुक एट द क्वेश्चन, तो हमारे पास ये डाईपेप्टाइड है क्योंकि यहाँ पे 2 पेप्टाइड लिंकेजेस हैं और हमारे पास 3 अमीनो एसिड्स यहाँ पे रहेंगे। तो इसका मतलब है कि जब भी हमें इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए जिसमें आपको अमीनो एसिड्स अटैच करके दिया जाए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उनका नेचर पता करना उनका नाम के साथ में। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आपको जो फर्स्ट पोर्शन हमारे पास यहाँ पे है ये आपका टायरोसिन है, जो कि एक आपका न्यूट्रल अमीनो एसिड होता है। एंड नेक्स्ट जो है आपका जो मिडिल पोर्शन है ये आपका एस्पार्टिक एसिड को रिप्रेजेंट करता है। तो आपका जो एस्पार्टिक एसिड होता है ये आपका एक एसिडिक अमीनो एसिड होता है। और जो आपका लास्ट वाला पोर्शन है जो कि आपका राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है ये आपका लाइसिन को रिप्रेजेंट करता है। सो दिस इज योर बेसिक अमीनो एसिड। तो हमने जब इनका नेचर पता कर लिए तो रिस्पेक्टिवली हमें 3 pH रेंजेस दी गई हैं, उन पे हमें बात करनी है कि किस पे क्या चार्जेस प्रेजेंट होंगे। सो लेट्स लुक एट दैट पर्टिकुलर पोर्शन। ओके, तो सबसे पहले हम pH2 पे बात करते हैं। तो pH2 एक आपका हाईली एसिडिक मीडियम है। सो इट इज हाईली एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा, जो जो हमारे बेसिक ग्रुप्स हैं वो सारे डीप्रोटोनेट हो जाएंगे, मतलब सॉरी वो आपके प्रोटोनेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो NH2 है इट विल गेट कन्वर्ट इनटू NH3+, और ये वाला जो NH2 है ये भी आपका प्रोटोनेट हो जाएगा NH3+ में। तो जो भी हमारे हाईली एसिडिक मीडियम में होते हैं वो सारे NH2 आपको कन्वर्ट कर देना है NH3+ की फॉर्म में। तो जैसा कि हमें प्लस और प्लस 2 चार्जेस +2 का चार्ज दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि हमें Z1 की वैल्यू +2 आ गई है। तो mod of Z1 जो होगा वो हमें 2 आ जाएगा। सो दिस इज हाउ द टोटल Z1 विल बी एट pH इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट हम बात करते हैं pH इक्वल्स टू 11 की, जो कि एक हाईली बेसिक मीडियम है। तो pH इक्वल्स टू 11 होना एक हाईली बेसिक मीडियम को रिप्रेजेंट करता है। तो हाईली बेसिक मीडियम में क्या होगा, जो भी हमारे एसिडिक ग्रुप्स होंगे वो आपके डीप्रोटोनेट हो जाएंगे एंड दे विल कन्वर्ट इनटू देयर रिस्पेक्टिव कॉन्जुगेट बेसिस। तो हमारे पास जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हैं उनको आपको कन्वर्ट कर देना है उनके रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलेट एनाइन में, और जितने भी आपके फिनॉलिक ग्रुप हैं उनको आपको कन्वर्ट कर देना रिस्पेक्टिव फिनॉक्साइड आयन में। सो इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर, तो हमारे पास ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलेट एनाइन में, इसको भी कन्वर्ट कर देना है रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलेट एनाइन में, और हमारे पास यहाँ जो फिनॉलिक ग्रुप है इसको भी आप कन्वर्ट कर देंगे रिस्पेक्टिव उसके फिनॉक्साइड ग्रुप में। अब अगर हम यहाँ देखें तो आपकी जो Z3 की वैल्यू है वो आपको -3 दिखाई दे रही है, -1 -1 -1। तो बेसिक मीडियम में जितने भी आपके एसिडिक ग्रुप्स होते हैं उनको आप डीप्रोटोनेट करवा देंगे। तो mod ऑफ Z3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ mod ऑफ Z3 एट pH इक्वल्स टू 11। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द लास्ट pH विच इज pH इक्वल्स टू 6। तो pH इक्वल्स टू 6 पे जब आते हैं
तो वो आपको एक ऐसा pH रेंज होती है जो कि 7 के आसपास है, तो एक न्यूट्रल रेंज को रिप्रेजेंट करता है, नॉट एग्जैक्टली न्यूट्रल, बट अमीनो एसिड्स के लिए अलग अलग आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के हिसाब से वो न्यूट्रल रिप्रेजेंट कर सकता है। सो pH इक्वल्स टू 6 होना किसी अमीनो एसिड के लिए एक न्यूट्रल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। तो हमारे पास जो टायरोसिन होगा उस पर कोई फर्क नहीं आएगा, बिकॉज वो एक न्यूट्रल अमीनो एसिड है। तो pH इक्वल्स टू 6 पे उस पर कोई ना तो प्रोटोनेशन होगी ना उस पर कोई डीप्रोटोनेशन होगी। व्हेन वी लुक एट द एस्पार्टिक एसिड, तो pH इक्वल्स टू 6 होना, क्योंकि वो एसिडिक अमीनो एसिड है तो pH इक्वल्स टू 6 उसके लिए एक बेसिक जोन का काम करेगा। तो वो क्या करेगा, अपना प्रोटॉन लूज कर देगा। तो pH इक्वल टू 6 एस्पार्टिक एसिड के लिए एक बेसिक जोन का काम करेगा, तो वो अपना प्रोटॉन लूज करके कार्बोक्सिलेट आयन में चेंज होएगा क्योंकि उसका नेचर एसिडिक है। बट वही pH इक्वल टू 6 इस लाइसिन के लिए वो एक बेस एसिडिक जोन का काम करेगा। तो इसका मतलब है कि वो एक प्रोटॉन गेन करेगा। तो यहाँ से जो प्रोटॉन लूज होगा वो ये वाला पर्टिकुलर ग्रुप आपका प्रोटॉन गेन कर लेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक ज़्विटर आयन की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे ज़्विटर आयन एग्जिस्ट करेगा। तो अब देख सकते हैं प्लस एंड माइनस, तो इसका मतलब है कि Z2 की वैल्यू 0 रहेगी। तो मॉड ऑफ Z2 भी जो रहेगा वो भी आपका 0 रहेगा। तो जैसा कि हमने देखा कि मॉड ऑफ Z1 जो था वो 2 था, मॉड ऑफ Z2 0 है और मॉड ऑफ Z3 आपका 3 है। तो इसका मतलब है कि मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 प्लस मॉड ऑफ Z3 वो आपको 5 को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमारा आंसर जो होगा इट विल बी 5। ओके, सो नाउ हमें एक क्वेश्चन दिया गया, इसमें बताया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला C8H10O2 है एंड इट रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट विच मीन्स इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। और हमें बताना है कि इट प्रोड्यूसेस पिंक कलर विद न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑल द पॉसिबल आइसोमर्स फॉर दिस कंपाउंड। तो अगर आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है ये, तो इसका मतलब है कि इसका जो नेचर होगा दैट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। सो इफ इट रोटेट्स plane polarized light, it means it is optically active। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि पिंक कलर देता है आपका न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन के साथ में, जिसका मतलब है कि इसमें फिनोलिक ग्रुप होगा। तो सिंस इट गिव्स पिंक कलर विद न्यूट्रल FeCl3 solution, so it will have phenolic group। तो हमें क्या करना है, इसमें फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब ये एरोमेटिक भी होगा नेचर में, बट एट द सेम टाइम हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स पॉसिबल होंगे इस कंपाउंड के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारा फॉर्मूला है उसके हिसाब से हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे। तो सबसे पहले हमें अब फिनॉल तो लगाना ही पड़ेगा। अब हमारे पास 2 कार्बन बच जाते हैं और 1 ऑक्सीजन बच जाता है। तो इसका मतलब है कि या तो हम वहाँ से अल्कोहल बना सकते हैं और या फिर वहाँ से हम ईथर बनाएंगे। तो अगर आप ईथर बनाओगे तो दैट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इसका मतलब हमारे पास एक ही ऑप्शन बच जाता है कि हमें यहाँ से अल्कोहल बनाना पड़ेगा। तो 2 कार्बन है और एक अल्कोहल ग्रुप लगाना है। तो इस तरह से अरेंजमेंट करनी है कि वहाँ पे कायरल कार्बन जनरेट भी हो जाए और आपका ऑप्टिकली एक्टिव नेचर भी आ जाए। तो इसका मतलब है कि हम एक कार्बन में जब OH लगाएंगे तो उसके अगले कार्बन पे आपको CH3 लगा देना है इस तरह से। तो इसका मतलब है कि जैसे ये कार्बन कायरल होगा इसका नेचर ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तब क्योंकि एक ही कायरल कार्बन है तो नंबर ऑफ आइसोमर 2 की पावर 1, तो आपको 2 यहाँ से नज़र आ जाएंगे। बट हमें ऑल पॉसिबल आइसोमर्स बनाने, तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार मेटा पे लेके जाएंगे और एक बार इसको पैरा पे पोजीशन पे शिफ्ट कर देंगे। तो वही हम क्या करेंगे, CH OH एंड CH3। तो ये भी आपका कायरल हुआ तो इसमें भी 2 to the power 1 2, इसमें भी टोटल ऑप्टिकल आइसोमर जो हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। सिमिलरली एक बार इसको पैरा पोजीशन पे ले आइए। तो इसमें भी 2 की पावर 1 2। तो इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर जो होंगे वो 2 + 2 + 2, तो दैट विल गिव अस 6 as the answer for the question। So this is how you have to solve the question, जिसमें आपको ऑप्टिकली एक्टिव भी रखना है, फिनोलिक ग्रुप भी रखना है। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर जो हो जाएंगे वो आपके 6 हो जाएंगे।
अब बच्चों देखिए स्क्रीन बोर्ड पर नेक्स्ट आपको क्वेश्चन वहां पर दिखाई दे रहा है। इसमें 3 डायग्राम आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं क्वेश्चन की थीम क्या है देखिए, ये X कोई कंपाउंड है जो कि m ग्राम वेट का है, तो ये इक्वल वहां पर आपको दिखाई दे रहा है, दोनों का इक्वल जो है यूनिफॉर्म है। लेकिन जब देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो डायग्राम 1 में जब ये मैग्नेट वहाँ पर हमने लगाया, मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो वहाँ पर 2 तरह के चेंज आपको देखने को मिल रहे हैं। तो डायग्राम 2 में अपवर्ड डायरेक्शन में वो जा रहा है, जबकि डायग्राम 2 में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसे अट्रैक्ट करेगा तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वहाँ पर जाएगा। तो ये इस तरह का एक क्वेश्चन है बच्चों। देखिए इसमें ये 3 डायग्राम है और आपको कुछ स्टेटमेंट वहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है, जो क्वेश्चन है वो तो आसान ही क्वेश्चन है, लेकिन एक बार फिर से देखिए उसका पूछा जाने का तरीका बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा तरीका है वहां पर। तो क्वेश्चन आसान पूछे हैं लेकिन तरीका बहुत ही अच्छा उसने यूज किया है क्वेश्चन के लिए। देखिए तो ये जो कंपाउंड है, हम जानते हैं कि जो डायमैग्नेटिक कंपाउंड होते हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल्ड किए जाते हैं। तो इसका मतलब अगर कोई डायमैग्नेटिक कंपाउंड है तो डायमैग्नेटिक कंपाउंड जो है वो वहां पर रिपल्शन फील करेगा और वो अपवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करेगा। और अगर बच्चों कोई पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है, अगर मान लीजिए कोई पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है तो वो अट्रैक्शन वहां पर फील करेगा। तो ये कुछ कंपाउंड उसने दिए हुए हैं, तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से कंपाउंड डायमैग्नेटिक है और पैरामैग्नेटिक। जितने भी डायमैग्नेटिक है वो अपवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करेंगे और डाउनवर्ड डायरेक्शन में पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले H2O। तो बच्चों H2O जो है एक डायमैग्नेटिक स्पीसीज है, डायमैग्नेटिक कंपाउंड है। तो डिफ्लेक्शन कहां पर होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपका सही है। इसके बाद देखिए K4FeCN6, इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2। आयरन +2 हैविंग D6 कॉन्फ़िगरेशन और साइनाइड बच्चों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग वहां पर हो जाएगी। पेयरिंग हो जाएगी तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे 0। इसका मतलब दूसरा जो स्पीसीज है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड भी एक डायमैग्नेटिक स्पीसीज है, तो इसमें भी सेकंड डायग्राम के रिगार्डिंग अपवर्ड डायरेक्शन में इसका डिफ्लेक्शन होगा, यानी कि ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके बाद देखिए अगर मान लीजिए हम वहां पर कंसिडर करें तो ऑक्सीजन आप सभी जानते हो पैरामैग्नेटिक स्पीसीज है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से देखना है तो MOT के अकॉर्डिंग जब आप चेक करेंगे तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको उसके पाई एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दिखाई देंगे। तो O2 बीइंग पैरामैग्नेटिक स्पीसीज, जो डिफ्लेक्शन होगा वो डायग्राम 3 के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा, डाउनवर्ड दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों स्टेटमेंट हमारे सही है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस मॉलिक्यूल का जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो चेक करना है। यानी कि यूं समझ लो क्वेश्चन इतना बड़ा आपको दिखाई दे रहा है, 3 बड़े बड़े डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन करना कुछ नहीं है। करना बस इतना सा है कि जो स्पीसीज दी हुई है उसको पैरा मैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बताना है। अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ लिया जाता तो ये बहुत ही आसान आपको लगता, लेकिन अभी भी ये आसान ही क्वेश्चन है, बस दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है हमें। देखिए अच्छा, बेंजीन क्या होगा बच्चों? डायमैग्नेटिक। अगर बेंजीन डायमैग्नेटिक है तो ये वाला डायग्राम है, नहीं अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन ये तो यहां पर डाउनवर्ड दिया हुआ है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। तो बच्चों कौन कौन से स्टेटमेंट आपके सही हो गए? तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, A, B, C जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर हम कंसीडर करेंगे। ये जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है उस क्वेश्चन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मिक्स कर दिया है फिजिकल केमिस्ट्री के साथ, ठीक है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहां पर अपने पास एक 3 डिग्री एल्काइल ब्रोमाइड दिया हुआ आपको, आप देख सकते हैं कि ये वाला एक 3 डिग्री एल्काइल ब्रोमाइड, या इसको आप एल्काइल हैलाइड बोल दो, वो आप दे रखा है। उसकी रिएक्शन करवाई जा रही है NaOH के साथ। तो आप जानते हैं कि जब भी अपन 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो 3 डिग्री जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं कौन से पाथ को? SN1 को। वो प्रेफर करते हैं किसको? SN1 को। और SN1 का मतलब है कि इस रिएक्शन की जो रेट है वो रेट केवल और केवल इस एल्काइल हैलाइड की पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और इस रिएक्शन का जो ऑर्डर हो यहां पर कितना होगा? बोलो 1। क्लियर है यहां तक? अब अगर ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होने का मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं कि इसकी जो रेट है इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर 1 ऑफ इट्स रिएक्टेंट P। और इसका रिएक्टेंट क्या है? यहां पर बोलो P है। P का मतलब 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो मैं बोल दूंगा कि इसकी कंसेंट्रेशन जो इसकी रेट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ P होगी। क्लियर है यहां तक? अब आप जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए उसकी जो हाफ लाइफ होती है वो हाफ लाइफ होती है इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
और अगर हाफ लाइफ उसके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होगी, इसका मतलब अगर आप उसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ इस तरीके से आपको स्ट्रेट लाइन मिलने वाला है, जहां पर पी नोट है, यहां पर इसकी कंसंट्रेशन किसकी, पी नोट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ पी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपको इसमें पूछा गया है कि करेक्ट कौन सा है, तो जो आपका करेक्ट आंसर यहां पर होगा वो आ जाएगा फर्स्ट। क्लियर है यहां तक? इसमें आप देख सकते हैं कि टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पी। अगर मैं ऑप्शन बी की यहां पर बात करूं तो ऑप्शन बी में आपको बोला गया कि इनिशियल रेट इज आल्सो कांस्टेंट विद कंसंट्रेशन ऑफ पी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप देख सकते हैं कि ये तो इसके लीनियरली प्रोपोर्शनल है, ये तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये जो इसका बी ऑप्शन है वो यहां पर इनकरेक्ट होगा और इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको जो पूछा गया है इसमें बोला गया है कि कंसंट्रेशन ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ पी का जो टाइम के साथ है वो ग्राफ ऐसा बनेगा। चलिए देखते हैं कि ये ग्राफ कैसे बनने वाला है। तो इस ऑप्शन को चेक करते हैं अपन। आप ऐसे मान लीजिए कि जो अपना रिएक्टेंट P था वो ये है, इसके अपन रिएक्शन करवा रहे हैं NaOH के साथ, और इससे मान लो जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है, जो ये वाला प्रोडक्ट यहां पर बन रहा है वो मान लो कुछ ये है। ठीक है, अगर मैं इनिशियल कंसंट्रेशन की यहां पर बात करता हूं तो इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी P नोट है। ठीक है, इसकी कुछ कंसंट्रेशन होगी, ये शुरू में कितना था 0। मान लीजिए कि टाइम टी पर ये पी नोट में से कितना डिसोशिएट हो गया, पी हो गया, और ये कितना बन जाएगा बोलो यहां पर पी, और इसको मैं बोल सकता हूं कि कंसंट्रेशन ऑफ पी एट टाइम टी। अब देखो आप जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर मैं यहां पर पीटी की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो उसकी वैल्यू आती है पी नोट इंटू ई रेस टू पावर माइनस रेट कॉन्स्टेंट के मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अरे पीटी की वैल्यू यही तो आती है। मेरे से सवाल में पूछा गया है कि जो आपका ये प्रोडक्ट क्यू है, यही तो प्रोडक्ट है, तो आपसे पूछा गया है कि Q की कंसंट्रेशन अपॉन P की जो इनिशियल कंसंट्रेशन वो है उसका रेशियो क्या होगा। मतलब पहले मुझे इस P की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करनी होगी, और मैं यहां से कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे? आप जानते हो कि PT के इक्वल क्या है यहां पर, P नोट माइनस P। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, P की निकालनी है, तो P की वैल्यू यहां से आ जाएगी P नोट, इसको इस तरफ ले जाओ तो आ जाएगा 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस के इंटू टी। ये आ जाएगी P की वैल्यू। P की वैल्यू का मतलब क्या है, ये Q की कंसंट्रेशन है, तो यहां से मैं कह दूंगा कंसंट्रेशन ऑफ Q अपॉन P नोट, इसकी वैल्यू P है और P की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी बोलो, P नोट इंटू 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस के टी डिवाइडेड बाय, ये जो नीचे P नोट आ जाएगा, P नोट से P नोट कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से Q की कंसंट्रेशन अपॉन P की इनिशियल कंसंट्रेशन की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1 माइनस ए रेस टू पावर माइनस के इंटू टी। अब अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे टाइम के रेस्पेक्ट में या टाइम के साथ, तो आप देख रहे हैं कि इसका ग्राफ जब आप टाइम के साथ बनाएंगे तो कैसा बनना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूं। एक बात बताओ, आपको याद होगा कि अगर आपने कहीं पर y इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस एक्स का अगर आपको ग्राफ बनाना हो, और यहां पर अगर आपका y है, यहां पर अगर आपका x है, तो शायद वो ग्राफ कुछ ऐसे बनता था। अरे ऐसे ही तो बनता था। अब अगर मैं इसको, जो आपने ग्राफ यहां पर बनाया है, अगर इस ग्राफ को मैं यहां पर 1 में से माइनस कर दूं, और मान लो आपको पता चले कि यहां पर इसकी वैल्यू कितनी है 1 है, यहां पर इसकी वैल्यू कितनी है 1, अगर इसको मैं 1 में से माइनस कर दूं तो यही ग्राफ जो है वो उल्टा होकर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अरे यही तो बनेगा। तो आप देख रहे हैं कि Q अपॉन P नोट का जो ग्राफ है वो 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस के टी का है। अगर ये ग्राफ ई रेस टू पावर माइनस के टी का होता तो ये ऐसा बनता, लेकिन 1 में से माइनस होने के कारण ये ग्राफ ऐसा बनना चाहिए था। इसका जो सही आंसर आता वो कुछ ऐसा आना चाहिए था, ना कि ये वाला। तो इसका आंसर ये आना चाहिए था। सवाल में हमें ये दिया हुआ है, इसलिए ये भी बन जाएगा इनकरेक्ट आंसर। क्लियर है यहां तक? लास्ट पोर्शन आपसे पूछा गया है कि P अपॉन P नोट की वैल्यू, तो ये तो आप जानते ही हैं। अपन इसके लिए ऐसे बोलते हैं, आपको याद होगा कि KT इज इक्वल टू ln, ऊपर क्या आता था P नोट, नीचे आता था P की कंसंट्रेशन टाइम T पर। अगर ये उसको उल्टा कर रहा है, अगर यहां पर ये PT कर रहा है, नीचे P नोट कर रहा है, तो यहां पर नेगेटिव साइन आएगा। और जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो उसकी स्लोप k नहीं आएगी, उसकी स्लोप माइनस k आएगी। मतलब ये ग्राफ ऐसे बनना चाहिए था, और ऐसे ग्राफ अगर नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये भी इसका इनकरेक्ट आंसर है। तो अगर आप चारों में से मुझसे पूछेंगे, चारों ऑप्शंस में से
तो इसका जो सही आंसर यहां पर आएगा वो आ जाएगा ए। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो कौन सा हो जाएगा? आपसे करेक्ट पूछा गया तो चारों में करेक्ट ऑप्शन इसका ए है। तो कुल मिला के ये केमिकल काइनेटिक्स का फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन था, जिसको एडवांस लेवल का बनाने के लिए इसने थोड़ी सी ऑर्गेनिक लगा दी बीच में और आपसे काइनेटिक्स का सवाल पूछ लिया आपसे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, स्क्रीन बोर्ड पर नेक्स्ट जो आईओसी का जो क्वेश्चन है वो मेटलर्जी से वहां पर पूछा गया है। मेटलर्जी का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन उसका पसंदीदा जगह रही है, जिससे उसने कई बार वहां पर क्वेश्चन किए। तो एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन की ये जो क्वेश्चन है, ये जो थीम है वो पहले भी कई बार पूछी जा चुकी है। हॉल्ट हेरोल्ड प्रोसेस के रिगार्डिंग जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हम करते हैं, ठीक है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। तो आपको वहां पर करेक्ट स्टेटमेंट बताने जो बॉक्साइट है उसके एक्सट्रैक्शन के रिगार्डिंग, एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के रिगार्डिंग। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हाइड्रेटेड Al2O3 प्रेसिपिटेट व्हेन CO2 इज बबल्ड थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एल्यूमिनेट। देखिए अगर आपको याद हो तो कॉन्सेंट्रेट जो Al2O3 होता है उसको जब हम NaOH में डिसॉल्व करते हैं, हम बात करें वहां पर रेड बॉक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन की, तो रेड बॉक्साइड जैसा कि आप जानते हो उसमें आयरन ऑक्साइड की इम्प्योरिटी मेजर अमाउंट में होती है। तो जब हम उसको एक्सेस NaOH में डिसॉल्व करते हैं तो वहां पर सोडियम एल्यूमिनेट वहां पर बनता है। क्या बनता है बच्चों? सोडियम एल्यूमिनेट एक सॉल्युबल कंपाउंड वहां पर बनता है। हमने क्लासरूम में इसको इस फॉर्मेट में या फिर इसको इस फॉर्मेट में वहां पर लिखा है, उससे कोई वहां पर फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, और अब हम क्या करने वाले हैं, ये देखिए इसमें जब हम एसिडिक सॉल्यूशन पास करते हैं, कई बार हम एसिड HCl या डाइल्यूट H2SO4 या फिर CO2 भी एसिडिक एनवायरनमेंट वहां पर क्रिएट करेगा। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का वाइट प्रेसिपिटेट बच्चों वहां पर आपको मिलने वाला है। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का वाइट पीपीटी आपको मिलेगा। अब देखिए अगर हम बात करें तो और यहाँ पर आप सोडियम कार्बोनेट वहां पर बना सकते हो। खैर उस रिएक्शन को हमें बताने की जरूरत नहीं है। इसने कहा कि हाइड्रेटेड Al2O3 प्रेसिपिटेट होगा क्या, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बोलो या हाइड्रेटेड Al2O3 एक ही बात है। तो हाँ बिल्कुल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वहां पर प्रेसिपिटेट होगा, बिल्कुल सही है। एडिशन ऑफ क्रायोलाइट लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना। कितनी बार आप इस बात को पढ़ते हो और जेई ने ये पहले भी कई बार वहां पर पूछा है। अगर हम बात करें तो Al2O3 का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास या स्लाइटली उससे ज्यादा ही होता है। तो इतना ज्यादा टेम्परेचर हमारे लिए प्रैक्टिकली मेंटेन करना वहां पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो एक्सट्रैक्टेड एल्यूमिनियम है उनके जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं। तो ये हम क्या करते हैं वहां पर उसमें क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार मिलाते हैं और ये क्या करते हैं कि उस जो मॉल्टन मिक्सचर है उसके मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस कर देते हैं और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को वहां पर इंक्रीज करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए एक और वहां पर नेगेटिव पॉइंट होता है। हम बात कर रहे हैं बच्चों हॉल्ट हेरोल्ड प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना की। तो वहां पर जो एनोड पर O2 निकलती है, हम एक स्टेटमेंट वहां पर पढ़ते हैं कि जो एनोड रोड होती है उन्हें हमें फ्रिक्वेंटली वहां पर चेंज करना होता है। तो वो डिकम्पोज करती रहती है, फ्रिक्वेंटली हम उन्हें चेंज करते हैं। तो देखिए वो उसका रीजन क्या है कि एनोड पर जो O2 फ्री होती है वो O2 एनोड के कार्बन के साथ में रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों गैसेस वहां पर बनती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड वहां पर बन जाती है। देखिए इसको इस डिकम्पोजिशन को हम रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर कार्बन पाउडर कॉक पाउडर वहां पर डाल देते हैं। तो वो बहुत हद तक जो निकलने वाली जो ऑक्सीजन होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इससे हम 100% तो रिड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन बहुत हद तक हम डिकम्पोजिशन को रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा सही होगा। लास्ट स्टेटमेंट है कैथोड हम किसका लेते हैं। देखिए कैथोड जो होता है एक बड़ा सा आयरन टैंक या स्टील टैंक होता है जिसकी अंदर वाली लाइनिंग कार्बन या ग्रेफाइट की होती है। तो और जो एनोड हम लेते हैं वो ग्रेफाइट रोड के फॉर्म में लेते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो भी हम करेक्ट वहां पर कंसीडर करेंगे। तो A-B-C-D चारों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट होंगे। अब बच्चों देखो एक और क्वेश्चन आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। ये भी आप क्वालिटेटिव एनालिसिस के टच को लेते हुए, टाइप ऑफ रिएक्शन के टच को लेते हुए या डी ब्लॉक का क्वेश्चन आप ये मान सकते हैं। ठीक है, तो 1 by 1 हम देख लेते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताने तो SnCl2
जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है क्या? बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए SnCl2 जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी हम पढ़ते हैं, और इनर्ट पेयर इफेक्ट का जब एप्लीकेशन वाला पार्ट पे हम काम करते हैं तब वहां पर भी हमने क्लासरूम में इस बात को लिखा हुआ होता है कि SnCl2 जो है एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। और ये जो है मर्करी के जो हैलाइड हैं या स्पेशली गोल्ड एक्सट्रैक्शन में हम इसको यूज करते हैं। तो ये SnCl2 क्या करता है कि इन मेटल्स को इनके एलिमेंटल स्टेट में रिड्यूस कर सकता है, और जब ये खुद ऑक्सीडाइज होगा तो ये +2 से +4 में ऑक्सीडाइज वहां पर हो जाता है। तो SnCl2 एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वहां पर काम करता है। हाइड्रेटेड वाटर जुड़े हुए हैं उससे कोई फर्क वहां पर नहीं पड़ेगा, तो ये स्टेटमेंट वहां पर सही है। SnO2 बच्चों क्या है? बीइंग एम्फोटेरिक। SnO2 जो है एम्फोटेरिक होता है, इसलिए ये जो है एक्सेस ऑफ KOH में अगर आप इसको एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व करोगे तो ये डिजॉल्व हो जाएगा, और ये बिल्कुल सही है, इस तरह का एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स वहां पर बनाता है। अब देखिए कॉन्सेप्ट आपको कहां से पकड़ना है मैं बता देता हूं आप लोगों को। जैसे हम वहां पर टाइप ऑफ रिएक्शन में ये बात कवर करते हैं कि जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं वो NaOH में डिजॉल्व हो जाते हैं, और खासकर देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड की हम बात करते हैं, जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड की हम बात करते हैं वहां पर, ठीक है, और बिल्कुल टिन ऑक्साइड भी आप ले सकते हो, लेड ऑक्साइड भी आप वहां पर ले सकते हो। तो जितने भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है वो KOH या NaOH में डिजॉल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स वहां पर बना सकते हैं। क्वालिटेटिव में और टाइप ऑफ रिएक्शन दोनों में हम कंसीडर करते हैं। ये वाले पॉइंट में इट मे बी पॉसिबल, ये सही है, इसमें आपको थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम फील हो सकती है क्योंकि इसमें कई जगह क्वालिटेटिव में इतना हम डिटेल से नहीं जाते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि ये कह रहा है कि PbCl2 जो है वो HCl में Pb+2 और क्लोराइड आयन की फॉर्म में रहता है, नहीं रहेगा। देखिए एक्चुअली PbCl2 एक वाइट प्रेसिपिटेट है, और अगर आप इसे एक्सेस ऑफ HCl या कॉन्सेंट्रेट HCl में वहां पर लेते हैं तो ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में वहां पर चला जाता है। तो ये एक तरह से आप कह सकते हो कि सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स वहां पर बना लेगा, प्लस है ये, और इस तरह का देखिए ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनेगा PbCl4 2 नेगेटिव। तो ये लेड+2 और क्लोराइड की फॉर्म में रहता है कि नहीं रहता? तो अगर ये होता कि ये इस फॉर्म में, इस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में रहता है क्या, तो हम बोलते हैं हाँ ये इस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में रहता है। द रिएक्शन ऑफ दिस lead oxide with hot dilute nitric acid give lead oxide is a redox reaction। तो उसने कहा है कि भाई ये रेडॉक्स रिएक्शन है क्या? तो बच्चों देखिए ये स्टेटमेंट सही है, ये सही है, ये यहाँ पर फॉल्स हो गया। तो एक बार मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से ताकि इस स्पेस को हम दोबारा से यूज़ करें। ऑप्शन नंबर ये तो हमारा करेक्ट हो ही गया था, है ना, ये जो है वो इनकरेक्ट था। तो रिएक्शन अगर हम देखें तो देखिए लेड ऑक्साइड का ये मिक्स्ड ऑक्साइड है, इसमें 2 मोल ऑफ लेड ऑक्साइड, लेड सेकंड ऑक्साइड है, और 1 मोल ऑफ लेड 4 ऑक्साइड वहां पर हम कंसीडर करते हैं। तो इसकी रिएक्शन जब हम कॉन्सेंट्रेट HNO3 से कराते हैं बच्चों, तो एक तो वहां पर 2 मोल तो लेड नाइट्रेट वहां पर बनने वाला है, ठीक है, और लेड ऑक्साइड का ब्राउन प्रेसिपिटेट या डार्क ब्राउन प्रेसिपिटेट हमें मिलता है, और वाटर। रिएक्शन को आप अपने अकॉर्डिंग बैलेंस वहां पर कर सकते हैं, 6 वाटर वहां पर यूज हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये इसने कहा कि भाई बताओ कि रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं, तो रेडॉक्स रिएक्शन देख लेते हैं या नहीं, बहुत सिंपल है, देख लेते। ये देखिए +2 से +4, यहां पर लेड +2 में +4 में कोई चेंज नहीं है, नाइट्रेट में भी कोई चेंज नहीं है, नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। ये जो है नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन वहां पर नहीं है, जब किसने क्या बोला था कि ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, इसका आंसर आ जाएगा आगरा एंड बॉम्बे। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे 4 नाइट्रोजनस बेसेस दिए हुए हैं, नाइट्रोजन बेस्ड बेसेस दिए हुए हैं। तो इन सब में हमें पीकेबी के ऊपर या फिर उनके बेसिक बिहेवियर के ऊपर कमेंट करना है। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस है, तो वी हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस अमंग दीज ऑप्शंस। तो हमारे पास जो सबसे पहले ऑप्शन दिया गया है उसमें बताया गया द ऑर्डर ऑफ बेसिटी जो है वो 2 इज़ मोर देन 1, मोर देन 3 एंड मोर देन 4। तो क्या ये ऑप्शन सही होगा गलत होगा वो हमें कमेंट करना है। सो व्हेन वी लुक एट द फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकंड ऑप्शन, तो इसमें आपका जो नाइट्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो आपके जो ग्रुप्स हैं दोनों मिथाइल ग्रुप्स ये आपके +I ग्रुप होंगे। तो इसका मतलब है कि सेकेंड जो है वो आपका फर्स्ट से ज़्यादा बेसिक है। तो हमारे ऑप्शन में ये दिखाई दे रहा है कि सेकंड जो है फर्स्ट से ज़्यादा बेसिक है, तो इसका मतलब ये कुछ हद तक सही हो सकता है ऑर्डर। तो हमें थर्ड और फोर्थ में डिसाइड करना पड़ेगा। तो व्हेन वी लुक एट द थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शंस, तो थर्ड और फोर्थ में क्या होगा, आपका जो यहाँ पे NH2 है वो यहाँ पे रेजोनेंस कर सकता है
एंड मोर ओवर रेजोनेंस भी करेगा। ऊपर से इसमें जो हाइड्रोजन्स हैं नाइट्रोजन के, दे आर प्रेजेंट विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद NO2, तो आपका स्टेबल भी रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस रहेगी प्लस आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व रहेंगे NO2 ग्रुप के साथ में, तो इसका जो बेसिक बिहेवियर होगा वो बहुत ही कम हो जाएगा। इट इज़ द लीस्ट बेसिक कंपाउंड, तो ये आपका लीस्ट बेसिक रहेगा बिकॉज ऑफ -R ऑफ NO2। तो NO2 ग्रुप का जो -R इफेक्ट होगा उसके से काफ़ी कम आपका बेसिक रहेगा। सो लास्ट में हम देखते हैं इसमें, जिसमें आपका ट्राइनाइट्रो ग्रुप अटैच्ड है और साथ में आपका NN डाइमिथाइल एनिलीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या होगा कि स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट होगा। स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होता है कि अगर कोई बल्कि ग्रुप आपका प्रेजेंट है और उसके ऑर्थो पोजीशंस पे दोनों साइड में बल्कि ग्रुप्स प्रेजेंट हो, तो आपका जो बीच वाला ग्रुप होगा वो अपनी प्लेनैरिटी लूज कर देगा बेंजीन रिंग के साथ में। तो अगर अपनी प्लेनैरिटी लूज करेगा तो इसका मतलब है कि उसका रेजोनेंस खत्म हो जाएगा बेंजीन रिंग के साथ में। तो ये जो लोन पेयर है ये आपके विल नॉट डीलोकलाइज, तो ये आपके डीलोकलाइज नहीं करेंगे किसके साथ में, बेंजीन रिंग के साथ में। तो अगर डीलोकलाइज नहीं करेंगे तो इनका रेजोनेंस इफेक्ट भी नहीं लगेगा। तो इसका मतलब है कि फोर्थ तो थर्ड से ज़्यादा बेसिक होना चाहिए, बट यहाँ जो ऑर्डर है उसमें थर्ड आगे लिखा रखा है और फोर्थ पीछे दिखा रखा है। इसका मतलब ये ऑप्शन जो है वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ड्यू टू द स्टेरिक इफेक्ट क्या होगा कि ये आपका फोर्थ ज़्यादा बेसिक रहेगा एज कम्पेयर टू थर्ड, क्योंकि ये रेजोनेंस पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसमें रेजोनेंस पार्टिसिपेट करेगा तो इसका बेसिक बिहेवियर कम हो जाएगा। और वेराज प्लस आई से आपका सेकंड फर्स्ट से ज़्यादा बेसिक रहेगा। तो इसका मतलब है कि हमें फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट नहीं करना है। सेकंड पे आते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ पीकेबी डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड इज मोर देन द डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ। तो बेसिकली हम यहाँ पे जो ऑप्शन देख रहे हैं उसमें बोल रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड का जो पीकेबी डिफरेंस है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू थर्ड एंड फोर्थ। तो अगर हम देखें फर्स्ट और सेकंड में तो यहाँ पे जो डिफरेंस ऑफ पीकेबी होगा वो सिर्फ और सिर्फ प्लस आई की वजह से होगा, बट यहाँ पे जो है वो रेजोनेंस की वजह से होगा डिफरेंस। तो इसका मतलब है कि रेजोनेंस एक स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है एज कम्पेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। इसका मतलब है कि डिफरेंस ऑफ पीकेबी यहाँ तो ज़्यादा ही होना चाहिए इसके कंपेरेटिव। तो यहाँ पे जो डिफरेंस ऑफ पीकेबी है दैट इज ओनली ड्यू टू द प्लस आई बिकॉज ऑफ मिथाइल ग्रुप्स फर्स्ट और सेकंड में, whereas in third and fourth it is due to the resonance। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे डिफरेंस ऑफ पीकेबी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द डिफरेंस ऑफ पीकेबी बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसका मतलब है कि हमारा बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड के ऊपर, रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर इन थर्ड एज कम्पेयर टू फोर्थ। तो यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल सही है, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है इट विल पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। तो आपको रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा और NO2 -R इफेक्ट भी शो करेगा। तो ये तो रेजोनेंस इफेक्ट यहाँ लगेगा, वहाँ रेजोनेंस इफेक्ट नहीं लगेगा बिकॉज ऑफ स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। तो वहाँ पे स्टेरिक इफेक्ट की वजह से वो आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, तो वहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि हमारा सी ऑप्शन तो करेक्ट है। लास्ट ऑप्शन पे आते हैं, स्टेरिक इफेक्ट मेक्स कंपाउंड 4 मोर बेसिक देन थर्ड। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो स्टेरिक इफेक्ट से क्या होगा, आपका जो बीच वाला ग्रुप है, जो डाइमिथाइल एनिलीन वाला ग्रुप, ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, उसका रेजोनेंस नहीं होगा बेंजीन के साथ में, डीलोकलाइज नहीं करेगा। तो इसका मतलब वो रेडिली बेसिक होगा एज कम्पेयर टू थर्ड। तो इसका मतलब है कि स्टेरिक इफेक्ट ही रीजन है कि जिससे फोर्थ हमारा थर्ड के कंपेरेटिव ज़्यादा बेसिक हो। तो इसका मतलब है कि हमारा डी ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो इसका मतलब है कि ABCD में से सिर्फ आपको C और D पे ही टिक करना है बिकॉज दीज आर द करेक्ट ऑप्शंस। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शंस करनी है और रिस्पेक्टिवली हमें P, Q और R के बारे में बताना है कि कौन कौन से यहाँ पे PQR होंगे। तो P एक्चुअली में एक हाइड्रोकार्बन है जिसका फॉर्मूला है C9H12। तो इसमें आप प्लैटिनम हाइड्रोजन जो कि कैटालिटिक रिडक्शन होती है उससे आपका रिस्पेक्टिव हाइड्रोकार्बन जो रिड्यूस होकर बना है उन्होंने ड्रॉ कर दिया है। सो दिस इज रिडक्शन। तो आपका जो रिडक्शन होगा उससे रिस्पेक्टिव जो हमारा हाइड्रोकार्बन रिड्यूस होकर बना है वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। उसके बाद में हमें यहाँ पे Q पे जाना है। तो Q पे जब जाओगे तो वो इस तरह से जाना है कि वो एक ऑप्टिकली एक्टिव एसिड को रिप्रेजेंट करे। तो हमारे पास P ऑप्शन यहाँ पे A में भी दिया हुआ है, आपका C में भी दिया हुआ है। इसका मतलब हमें रिस्पेक्टिव आपके कंपाउंड सोचने कि इसमें या तो A ऑप्शन सही होगा या फिर C ऑप्शन। तो इसका मतलब है कि हमें
पी ऑप्शन या क्यू ऑप्शन दोनों, सी ऑप्शन दोनों से जाते हैं। तो अगर आप सी ऑप्शन से जाते हो लेट्स से, तो हमारे पास जो कंपाउंड यहाँ पे गिवन है उसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें कंपाउंड दिया गया है। तो एक्स रिएजेंट जो है वो ये दिया गया, आपका ये है कि नहीं वो हमें देखना है। तो पैलेडियम कार्बन क्विनोलिन, तो ये आपका एक लिंडार्स कैटलिस्ट होता है। इसमें आपका ये जो क्विनोलिन है वो आपका पॉइजन का काम करेगा। तो अगर आप एक्स इसको यूज़ करते हो तो आपका ऑप्टिकली एक्टिव एसिड मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो हमें देखना है। तो इसमें आप जो कंपाउंड एक्स यूज़ करोगे तो उससे क्या होगा, आपका ट्रिपल बॉन्ड जो होगा वो आपका डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, जो भी हमें कंपाउंड दिया है उसमें आपको डबल बॉन्ड को टच नहीं करना है। तो सिर्फ और सिर्फ इसको ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना है। इसके बाद में इसमें KMnO4 यूज़ करोगे तो ये आपका सिर्फ ऑक्सीडाइज करेगा। तो इसमें ऑक्सीडेशन जो होगा उसमें आपके जो जितने भी अल्कीन बॉन्ड्स है उनका फिशन हो जाएगा। तो जैसे आप इनमें फिशन करोगे तो जहाँ जहाँ पे अल्कीन बॉन्ड था सब जगह कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देना है। तो जैसे ही आप इसको रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं इस तरह से, साथ में यहाँ CO2 भी मिलेगा। सो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। तो आप जिस पूरे कंपाउंड को ब्रेक करेंगे CH2 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 कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें CH2 और कार्बोक्सिलिक के साथ में CO2। तो यहाँ पे जो ये वाला कार्बन है वो आपका कायरल रहेगा। तो इसका मतलब है कि हमारा जो Q था वो एक ऑप्टिकली एक्टिव एसिड हमें मिल गया। अगर आप A ऑप्शन पे जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, आपको सिमिलर स्टेप्स करने पे ऑप्टिकली एक्टिव एसिड आपको नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है कि हमारा जो C ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो गया, और जो C ऑप्शन है उसके साथ में हमारा जो B है वो भी हमारा करेक्ट है अगर हम इसको यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये B और C अभी तो करेक्ट ऑप्शन है। हमें P तो ये पता लग गया कि P करेक्ट नहीं है, बट हमें D पे आना है कि D हमारा पर्टिकुलर ऑप्शन करेक्ट होगा कि नहीं होगा, वो हमें यहाँ से डिस्कस करना है। सो लेट्स डिस्कस इट। तो हम D ऑप्शन पे आते हैं। तो जब D ऑप्शन पे आते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें P दिया गया उसकी रिएक्शन सोडा अमाइड से करानी है। इसका मतलब एसिड बेस रिएक्शन होगी, जिससे कि ये क्या होगा, एक आपका एक न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसकी रिएक्शन आपको PH C डबल बॉन्ड और CH3 से करानी है, एसिटोफिनॉन से करानी है, फिर H+ इन प्रेजेंस ऑफ हीट करवानी है। उसके बाद हमें देखना है कि आपका रिस्पेक्टिव कंपाउंड यहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो हमें डिस्कस करना है। तो लेट्स डिस्कस इट फर्स्ट। तो हमारे पास जो P ऑप्शन था पहले हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा P था। अब इसकी रिएक्शन अगर आप सोडा अमाइड से कराते हैं तो ये जो हो जाएगा आपका कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सॉल्ट की फॉर्म में दिखेगा आपको इस तरीके से, यहाँ पे सोडियम प्लस रहेगा। अब इसकी रिएक्शन अगर आप फर्दर कराते हैं एसिटोफिनॉन से तो ये क्या होगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा और रिस्पेक्टिव आप यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करके प्रोडक्ट यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, COH CH3 एंड फिनाइल ग्रुप। तो इस तरह से हमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पे करवा देना है और यहाँ पे आप उसको OH में कन्वर्ट कर देंगे तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद में यहाँ पे क्या करना है, आपको H+ पास करना है। तो जैसे आप H+ पास करोगे यहाँ पे क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा रिस्पेक्टिव एक कार्बोकटाइन में। तो ये आपका कार्बोकटाइन बन गया। अब सिंपली आप हीटिंग करते हो तो यहाँ पे इवन एलिमिनेशन के थ्रू क्या होगा, H+ निकलेगा और यहाँ पे एल्कीन बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। तो हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं उस पर्टिकुलर एल्कीन को। इस तरीके से।
तो इसका मतलब है कि ये हमारा R होगा उस P के अकॉर्डिंग। तो अगर हम इस पर्टिकुलर R ऑप्शन को देखते हैं तो ये हमारा मैच नहीं करेगा, जिसका मतलब हमारा सिर्फ B और C ऑप्शन ही करेक्ट है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखते हैं। इसमें बोला गया है सॉल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर वीक एसिड विच इज B is titrated with 0.1 molar of a strong acid HA. The variation of pH of the solution with volume of HA added is shown in the figure below. तो आपको बोला गया है कि आपके पास एक वीक बेस था B, उस वीक बेस B में एक एसिड डाला गया है स्ट्रॉन्ग एसिड, और वो स्ट्रॉन्ग एसिड आपका कौन है बोलो HA। दोनों की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर और 0.1 मोलर है, और ऐसा करने के बाद उसका जो pH का जो कर्व बन रहा था किसके साथ, जो आपने HA जो ऐड किया है, HA का जितना वॉल्यूम आपने ऐड किया है उसके साथ जो उसका कर्व बन रहा था, वो कर्व आपको यहां पर दिखाया गया है, ये वाला कर्व इसमें बन रहा है, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द pKb ऑफ द बेस, मतलब जो वीक बेस है उसकी pKb वैल्यू क्या होगी, आपसे पूछा गया है। इसके लिए आपको बोला गया है द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज गिवन बाय B प्लस HA से वो BH प्लस A माइनस, ये आपको रिएक्शन दी हुई है। तो कुल मिला के डेटा के नाम पर इस सवाल में अपने पास उस वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड की कॉन्सेंट्रेशन है, और दोनों इक्वल हैं, ठीक है। साथ ही साथ यहां पर जो हमें दिया गया है वो ये दिया गया है कि ये इसका pH कर्व है, और इससे हमें बताना है कि इसके pKb वैल्यू कितनी होगी, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए ट्राई करते हैं, सुनिए ध्यान से। अगर इस ग्राफ को आप ध्यान से देखेंगे तो ग्राफ को ध्यान से देखने पर आपको यह पता लग रहा है कि जहां पर pH में एकदम से साफ चेंजेस हो रहे हैं, उस टाइम पर जो आपने HA का वॉल्यूम ऐड किया था वो 6 ml है। और देखो 6 ml वाली लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग आप देख सकते हैं कि यहां पर pH में एकदम से साफ चेंजेस हो रहे हैं, और आपको पता है कि इक्विवेलेंस पॉइंट के आसपास pH में बहुत ही भयंकर तेजी से चेंजेस आते हैं, जिससे अपन पता लगा सकते हैं उसका ग्राफ देख के कि जब वॉल्यूम ऑफ HA जो है जब वो 6 ml रहा होगा तब आ गया था उसमें इक्विवेलेंस पॉइंट। क्लियर है यहां तक, उसमें इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया होगा, ठीक है। अब इस इक्विवेलेंस जब 6 ml पे इसका इक्विवेलेंस पॉइंट आया होगा, ठीक है, तो मैं इसे कह सकता हूं कि जब आपने इसका हाफ वॉल्यूम ऐड किया था, जब आपने HA का वॉल्यूम 3 ml ऐड किया था, तब इसका हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट आया होगा। अरे भाई ये तो आपने पढ़ाई है ना कि अगर मान लो कोई एक मोनो बेसिक एसिड है, कोई एक मोनो बेसिक एसिड या मोनो एसिडिक बेस है, ठीक है, जैसे मुझे रिएक्शन दी हुई ना, इस रिएक्शन को देख के मैं ऐसे कह सकता हूं कि देखो भाई यहां पर एक H का ही लेन देन हुआ है, एक H का लेन देन हुआ, मतलब क्या हुआ कि एक मोनो एसिडिक बेस और मोनो एसिडिक बेस है, सॉरी मोनो एसिडिक बेस और मोनो बेसिक एसिड है, यही तो हुआ। इसका मतलब मैं अगर ऐसे कह सकता हूं कि इस केस में अगर 6 ml पे इक्विवेलेंस पॉइंट आ रहा है तो डेफिनेटली उसके हाफ वॉल्यूम यानी कि 3 ml पे आया होगा हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट। और जैसे ही मैंने बोला हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट, आपको कुछ याद आया होगा। अगर आपको याद नहीं आया तो मैं याद दिला देता हूं, सुनिए ध्यान से। अपने पास रिएक्शन थी B प्लस HA से बन रहा था BH प्लस प्लस बन रहा था क्या A माइनस, यही बन रहा था। चलो एक काम करते हैं कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर दी हुई होगी आपको, इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी 0.1 मोलर आपको दी हुई है, और मुझे पता है कि मैंने इसका 6 वॉल्यूम ऐड करता हूं तो इक्विवेलेंस पॉइंट आता है। 6 ml पे क्या आता है इक्विवेलेंस पॉइंट। अब एक चीज और सुन लीजिए, अगर HA का मैं यहां लिख लेता हूं कि अगर HA का आपने 6 ml ऐड किया तब अगर इसका इक्विवेलेंस पॉइंट आया है, तो मैं यहां से वो जो आपका B था उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम यहां से पता लगा सकता हूं। कैसे? क्योंकि मुझे पता है कि इक्विवेलेंस पॉइंट पर जितने इक्विवेलेंट B के कंज्यूम हुए होंगे उतने ही इक्विवेलेंट किसके कंज्यूम हुए होंगे, HA के कंज्यूम हुए होंगे। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, जब मोलरिटी दी हुई होती है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला होता है, मोलरिटी दी हुई होती है तब वो होता है मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर, और एन फैक्टर यहां पर दोनों का कितना है 1 है। वो आप इस रिएक्शन से देख सकते हैं कि ये एक H खा रहा है और ये एक H दे रहा है, मतलब दोनों का एन फैक्टर कितना है 1। तो यहां पर B की मोलरिटी 0.1 हो गई। इसका इनिशियल वॉल्यूम मान लो मुझे पता लगा ना, मैंने V मान लिया, साथ ही साथ इसका एन फैक्टर 1 है। जो HA है इसकी मोलरिटी कितनी है 0.1, ठीक है। इसका वॉल्यूम कितना है, अरे HA का इक्विवेलेंस पॉइंट पे कितना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ है 6 इंटू इसका एन फैक्टर कितना है 1। तो यहां से
जो इस B का इनिशियल वॉल्यूम था वो भी कितना आ जाएगा 6 ml। तो मैं कह रहा हूं कि T बराबर 0 पर जब आपने HA की एक ड्रॉप भी ऐड नहीं की थी उस टाइम पर इसका वॉल्यूम 6 ml था। क्लियर है? अब मैं आपको क्या कह रहा हूं, सुनिए ध्यान से। मैं जैसे ही इसका 3 ml वॉल्यूम ऐड करूंगा तो करते ही इसके जो मिलीमोल आएंगे वो मिलीमोल कितने आ जाएंगे 6, इसके मिलीमोल कितने आएंगे 3। जब रिएक्शन होगी तो इसके 3 पूरे के पूरे कंज्यूम हो जाएंगे और इसके 6 में से 3 मिलीमोल कंज्यूम होंगे, 3 बच जाएंगे और इसके 3 मिलीमोल बन जाएंगे। और ये देख के आपको कुछ याद आपको आ गया होगा। वो कुछ क्या है, सुनिए ध्यान से। अगर किसी सॉल्यूशन में, पहली बात तो देखो ये आपका वीक बेस है और ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है, तो ये एक बफर सॉल्यूशन बन गया। और बफर सॉल्यूशन कौन से वाला, बेसिक बफर सॉल्यूशन। अगर किसी बेसिक बफर सॉल्यूशन में जो बेस की कॉन्सेंट्रेशन है वो अगर उसके कॉन्जुगेट के इक्वल हो जाए तो ऐसे बफर को बेस्ट बफर बोला जाता है, या ऐसे बफर को कहा जाता है कि ऐसा बफर जिसकी बफर कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। मतलब मुझे यह पता चल गया कि इसका जब हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा तो मैं ऐसे कह दूंगा कि जितनी अमाउंट इसकी है उतनी ही अमाउंट अगर इसकी है, दोनों अगर सॉल्यूशन में इक्वल हैं तो इस टाइम पर जो बफर बना होगा उसकी बफर कैपेसिटी सबसे बढ़िया रही होगी। तो अगर इसका मैं फॉर्मूला यहां पर यूज करके आपको बताऊं, फॉर्मूला होता है बेसिक बफर के लिए POH इज इक्वल टू PKB प्लस log सोल्ट अपॉन बेस। जब सोल्ट और बेस की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो गई तो log 1 मतलब ये तो 0 हो गया, मतलब इस टाइम पर जो उसकी POH रही होगी वही उसका क्या बन जाएगा, PKB। और POH जानने के लिए मेरे पास pH का कर्व है। आप देखिए जरा कि जब इसका वॉल्यूम 3 ml था, जब HA का वॉल्यूम आपने 3 ml ऐड किया था तब उसकी pH जो थी वो यहां से मैं कह सकता हूं 11 के बराबर थी। अरे किसके बराबर थी, 11। और जब इसकी pH 11 है तो POH कितनी होगी, 3। और अगर POH 3 है तो PKB की वैल्यू कितनी आएगी, 3। वो इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो PKB कितना आ जाएगा यहां पर, 3। क्लियर है सबको यहां तक? तो ये था इसका मेथड करने का। एक बार आपको मैं एक एक पॉइंट फिर से फटाफट बता देता हूं। इस सवाल में इसका आंसर 3 कैसे है बता देता हूं। यहां से मुझे पता चला कि इसका इक्विवेलेंस पॉइंट 6 पे आ रहा है। मतलब जब मैं HA का 6 ml ऐड कर दूंगा तो इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा। फिर मुझे पता चला कि इन दोनों की तो कॉन्सेंट्रेशन सेम है, इन दोनों का n फैक्टर भी सेम है। इसका मतलब इक्विवेलेंस पॉइंट पर जितना वॉल्यूम HA का खर्च हुआ होगा उतना ही B का शुरू में लिया हुआ होगा। तो मेरे को यहां से B का इनिशियल पता चल गया, वॉल्यूम पता चल गया। ठीक है, उसके बाद मुझे पता चला कि अगर 6 ml पे इक्विवेलेंस पॉइंट आ रहा है तो पक्का 3 ml पे हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट आया होगा। और यह मैं जानता था कि जब किसी वीक की स्ट्रॉन्ग के साथ टाइट्रेशन करवाते हैं तो हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट पर बनता है एक ऐसा बफर जिसकी बफर कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। और अगर वो बेसिक बफर है तो मुझे पता है कि उसके लिए POH बराबर PKB होगा। POH होती है 14 माइनस pH। जब मैंने 3 ml पे चेक किया तो पता चला उसकी pH 11 थी। 14 माइनस 11 इज इक्वल टू PKB। तो यहां से इसकी PKB की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ये इसका आंसर है। तो आप देख सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर है वो कितना हो जाएगा, 3। तो फिर से अपन हाजिर आपके सामने एक JEE एडवांस के सवाल के साथ जो पूछा गया है लिक्विड सॉल्यूशन वाले चैप्टर से। ठीक है, और अगर आप सवाल को देखोगे तो आपको यूं लगेगा कि काफी आसान सवाल ये था, जिसमें क्या पूछा गया, सुनिए ध्यान से, कि लिक्विड A और B को मिलाकर, ठीक है, 2 लिक्विड्स हैं A और B, दोनों को मिला के आइडियल सॉल्यूशन आपने बनाए, जिसमें उसका जो कॉम्पोजिशन है वो A और B का 25 डिग्री सेल्सियस पर एक तो 0.25 है और एक 0.5 है, वो भी एक ही मोल फ्रैक्शन आपको दे रखी है। तो देखो ये आपको सवाल में बोल रहा है कि इसने 2 सॉल्यूशन बनाए, तो मैं दोनों अलग अलग लिख लेता हूं कि एक तो A और B का ये सॉल्यूशन है और दूसरा A और B का ये उसने सॉल्यूशन बनाया। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस किस बात का है, डिफरेंस इस बात का है कि अगर मैं बात करूं मोल फ्रैक्शन की तो इसमें मोल फ्रैक्शन A की 0.25 है तो ऑब्वियसली B की कितनी हो जाएगी, 0.75। इसमें जो आपकी मोल फ्रैक्शन है वो A की 0.5 है तो B की भी कितनी होगी, बोलो 0.5। ये इनकी मोल फ्रैक्शन की वैल्यूज हैं। ठीक है, फिर आपको बोला गया है कि द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ 0.3 एंड 0.4 बार रेस्पेक्टिवली। इसका जो P टोटल है उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 0.3 बार और इसका जो P टोटल है वो आपको दे रखा है कितना, 0.4 बार।
और ऊपर क्वेश्चन में मेंशन इसने कर दिया है कि वो आइडियल सॉल्यूशन है। आइडियल है मतलब मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं यहां पर PA नोट XA प्लस PB नोट XB। इसी में भी अपन क्या बोल सकते हैं, बोलो PA नोट XA प्लस PB नोट XB। ठीक है, अब देखिए XA XB आपको पता है दोनों में, यहां पर भी XA XB आपको पता है दोनों में। बस इसमें बात यह है कि PA नोट जो है वो हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट प्योर लिक्विड A, और जो PB नोट है वो क्या बन जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड B। ठीक है, ये दोनों के वेपर प्रेशर हो गए। अब जब आप इनको सोल्व करेंगे तो यहां पर जो PA नोट है XA की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.4 या 0.25 प्लस PB नोट इंटू XB की जो वैल्यू है वो यहां पर कितनी बन जाएगी 0.75 इज इक्वल टू 0.3। यहां पर जो इसकी वैल्यू है वो PA नोट इंटू ये बन जाएगा कितना 0.5 प्लस ये बन जाएगा PB नोट इंटू 0.5। आप देख रहे हैं कि आपके पास दो वेरिएबल हैं और दो इक्वेशन आपके पास, एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही। वेरिएबल है आपके पास PA नोट और PB नोट। आप इनको इजीली सोल्व कर सकते हो, और जब आप इनको सोल्व करेंगे तो आपसे जो पूछा गया है B का जो प्योर B का जो वेपर प्रेशर है यानी कि PB नोट जो आपसे पूछा गया है वो आप इन दोनों को सोल्व करके कैलकुलेट कर लेना, उसका आंसर आएगा 0.2। यहां पर मैं आपको कैलकुलेशन नहीं बता रहा, बहुत फर्जी कैलकुलेशन है, खुद कर सकते हो तुम, है ना। तो देखो दो ही वेरिएबल है, दो ही इक्वेशन है, तो यहां से PA नोट और PB नोट आप पता लगा सकते हो। इसका आंसर आएगा 0.2। काफी आसान सवाल था ये वाला। ये जो सवाल है, इस सवाल में आपको बोला गया है कि द फिगर बिलो इज द प्लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस D of H2 molecule in the electronic ground state. What is the value of the net potential energy E naught as indicated in the figure in kilojoule per mole for D equal to D naught, at which the electron repulsion and nucleus repulsion energies are absent. As reference, the potential energy of H atom is taken as 0 when its electron and nucleus are infinitely far apart. ये आपको एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू इतना यूज करने के लिए बोला है। आपको जो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम जो आपको दे रखा है, डायग्राम आपके सामने ये है। ठीक है, तो इस डायग्राम को अगर अपन थोड़ा सा जूम करके देखें तो आप ऐसे देख सकते हो, इसको समझ सकते हो। यहां पर इसमें आपको बोला गया है कि देखो इधर तो पोटेंशियल एनर्जी है, इधर आपको दी गई है इसकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। आप देख रहे हैं कि ये जो यहां पर जो डिस्टेंस दी गई है, मैं इसमें बता देता हूं आपको कि यहां जो डिस्टेंस बोली गई वो डिस्टेंस आपको D नोट बोल रखी है, और सवाल में पूछा गया है कि इस D नोट डिस्टेंस के कोरेस्पोंडिंग इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी E नोट है उसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपके दिमाग में जो आपने सोचा होगा और जो पहली आपने गलती की होगी वो आप ये कर सकते हो, क्योंकि ये ऐसा ग्राफ जब आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हो तो अपन ऐसे कहते हैं कि भाई यहां पर तो इसकी डिस्टेंस इनफाइनाइट होती है। कितनी होती है बोलो, इनफाइनाइट। लेकिन देखो इसने इस ग्राफ में कहीं पर भी जीरो वगैरह कुछ नहीं दे रखा कि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो, यहां पर कितनी कुछ और है। तो पहली बात तो आपको इसको इनफाइनाइट नहीं मानना था, आपको यह मानना था कि इस पोजिशन पर जो दोनों के दोनों जो H एटम है वो H एटम जो है उनके बीच की डिस्टेंस, जैसा कि हमें सवाल में दे रखा है, जो D डिस्टेंस है वो D नोट है, जैसा कि हमें सवाल में बोला गया है। और हमसे पूछा गया है कि इस D डिस्टेंस पर, इस D नोट डिस्टेंस पर इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये आपसे सवाल में पूछा गया है। देखते हैं सिस्टम के अंदर क्या क्या है। जब आप सिस्टम चेक करोगे सिस्टम के अंदर क्या क्या है, तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के पास न्यूक्लियस में एक तो प्रोटॉन होता है और बाहर उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसे ही दूसरे H के पास यहां पर एक तो प्रोटॉन होगा और बाहर उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, सवाल में कहा गया है कि उनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी है, बोलो D नोट है। अब मुझसे पूछा गया है कि बताए इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी जानने के लिए हमें यह पता लगाना पड़ेगा कि इनके बीच में कौन कौन से इंटरेक्शन हो रहे होंगे। तो इंटरेक्शन के नाम पे आप ऐसे कह देंगे कि इसके इलेक्ट्रॉन और इसके जो ये न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है इसके बीच में अट्रैक्शन लग रहा होगा। तो एक तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी, एक इसके प्रोटॉन और इसके इलेक्ट्रॉन में भी क्या लग रहा होगा, अट्रैक्शन लग रहा होगा, तो दूसरी इसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब आप ये भी सोचेंगे कि सर देखो इसके न्यूक्लियस में रिपल्सन लग रहा होगा, इसके इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन लग रहा होगा, लेकिन उसके बारे में
सवाल में वो पहले ही मेंशन कर चुका है, सवाल में ही पहले बता चुका है कि न्यूक्लियस की जो रिपल्सिव एनर्जी है उसको एब्सेंट मानना है और इलेक्ट्रॉन की रिपल्सिव एनर्जी को भी एब्सेंट मानना है। ये में सवाल में पहला बोला गया है, मतलब ये लगेंगे नहीं। तो देखो, जब इनके बीच में किसी टाइप की कोई रिपल्सिव एनर्जी नहीं है तो जिसको अपन को कंसिडर अगर नहीं करना है तो मैं ऐसे मान सकता हूं कि दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट हाइड्रोजन एटम हो गए। क्या हो गए? दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट हाइड्रोजन एटम। और जब आप इसके लिए यहां पर कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा, उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी यू का जो फॉर्मूला होता है वो आप जानते हैं, वो बन जाएगा KQ1Q2/R। एक H एटम के लिए ये फॉर्मूला होगा। आपके पास ऐसे कितने H एटम है? बोलो, 2 H एटम है, तो 2 के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन? 2 से। अब हमें क्या करना है कि हमें इनकी वैल्यू पुट करनी है और यहां से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो चलिए इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। Q की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, ठीक है। Q1 जो है, Q1 और Q2, तो Q1 प्रोटॉन है और Q2 कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो साइन यहां पर क्या जाएगा? नेगेटिव। लेकिन दोनों के चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम, और वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों के लिए सेम है। अब बात करते हैं कि दोनों के बीच की डिस्टेंस, दोनों कौन कौन? इस प्रोटॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस है जिसको अपन बोर रेडियस बोलते हैं। हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस होती है वो आप जानते हैं, और वो होती है 0.529 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम की वैल्यू जो है वो 10⁻⁻10 होती है। ध्यान रखना, मैंने इसकी जो वैल्यू ली है वो भी 9 × 10⁻9 जो होती है, इसकी वैल्यू MKS में ली है मैंने। यहाँ पर मैं इसको मीटर में ले रहा हूँ। तो जब आप इन सबको सोल्व करके जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ये जो पोटेंशियल एनर्जी आई है ये केवल और केवल एक H2 मॉलिक्यूल के लिए आई है, और एक H2 मॉलिक्यूल जिसके अंदर 2 H एटम है, एक H2 मॉलिक्यूल के लिए आई है। आप सवाल ध्यान से पढ़ना, सवाल में मुझसे पूछा गया है कि पर मोल बताना है, एक मोल के लिए बताना है। तो एक मोल में कितने H2 मॉलिक्यूल होंगे? Na। तो एक मोल के लिए निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा Na से, जिसकी वैल्यू अपने को ये दे रखी है, और वो हो जाएगा 6.023 × 10⁻23। तो ये जो वैल्यू आएगी वो एक मोल के लिए आएगी। इसको सोल्व करने पर इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा आपके पास में ये -5246.48। क्लियर है? अब देखो, ऐसा हुआ होगा कि भाई आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा होगा कि इतनी लंबी जो कैलकुलेशन है इसको करना, ठीक है ना। तो आंसर में थोड़ा बहुत आपका जो आंसर है उसमें ऐसा हो सकता है कि इससे वेरिएशन आ सकता है, क्योंकि कैलकुलेशन लेंदी थी, ठीक है। तो इस सवाल की डेफिनेटली आपको एक रेंज दी हुई मिलेगी कि इस रेंज से ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। इनके बीच में जिन बच्चों ने मतलब इसको अटेम्प्ट किया है, आंसर जो लगाया है उनका सही माना जाएगा। तो इस लेंदी कैलकुलेशन की वजह से आपके आंसर में मेरे में थोड़ा बहुत पॉइंट्स में डेसिमल में आगे वेरिएशन हो सकता है, तो उसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इसमें एक रेंज दी जाएगी, जिस रेंज में अगर आपका आंसर है तो आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक बार ये इसका इस तरीके से आंसर आ जाएगा। फटाफट एक बार इस पूरे क्वेश्चन को आप फिर से देख लीजिए। जैसे मैंने आपको इसमें बताया कि इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव और न्यूक्लियस रिपल्सन इसने एब्सेंट करने को बोला है, मैंने एब्सेंट कर दिए। फिर आपसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी पूछिए, ठीक है। और जिसमें आपको बोला गया है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस जो हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर हैं, ऐसा मान के, ठीक है। बाकी सब वैल्यूज आपको इसमें दे रखी है। एक मोल के लिए पूछा था, और आपसे देखो ये रहा किलोजूल पर मोल में आपसे पूछा है, तो पर मोल में पूछा था, इसीलिए मैंने लास्ट को उसमें Na से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। बाकी किलोजूल में निकालने के लिए आप उसको 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा किलोजूल पर मोल में। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक इंफॉर्मेशन गिवन है, जिसमें हमें बताना है कि कंसिडर रिएक्शन सीक्वेंस फ्रॉम P to Q shown below. The overall yield of the major product Q is from P is 75%. What is the amount in grams of Q obtained from 9.3 ml of P? Use density of P is 1 gram per ml. मोलर मास आपको दिए हुए रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स के। तो हमारे पास जो P है उसके साथ में हमें Q पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाना है, फिर Q की हमें आगे प्रोडक्ट यील्ड के हिसाब से नंबर ऑफ इसके जो भी ग्राम्स बनेंगे मास में वो हमें बताने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम थोड़ी ऑर्गेनिक रिएक्शंस यहाँ पे कर लेते हैं। तो हमारे पास जो P है, जैसे जिस फिनाइल एंड एनालीन NH2 दिया हुआ है, तो इसकी रिएक्शन जब भी आप NaNO2
सोडियम नाइट्राइट इन प्रेजेंस ऑफ HCl एंड 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के प्रेजेंस में करते हैं, तो ये एक्चुअली में एक प्रिपरेशन मेथड है आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का। तो ये आपका फर्स्ट रिएक्शन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यहाँ बन जाएगा। फिर उसकी रिएक्शन हमें करानी है बीटा नैफ्थॉल में इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। तो बीटा नैफ्थॉल से जब इसकी रिएक्शन कराओगे तो उसकी जो अल्फा पोजीशन है उस पर ये अटैक कर देगा इलेक्ट्रोफिलिक। तो इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम तो आपका जो ये इलेक्ट्रोफाइल है जो कि बल्कि इलेक्ट्रोफाइल है, तो बीटा नैफ्थॉल के जो अल्फा पोजीशन है वहाँ पे अटैक करके रिस्पेक्टिव एक रेड कलर्ड ये डाई क्रिएट कर लेगा। तो हम क्या करेंगे, रिस्पेक्टिव डाई बना लेंगे। सॉरी यहाँ पे आपका हाइड्रोजन नहीं होगा बिकॉज बेसिक मीडियम तो अपना H+ ये लूज करके रखेगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको एसिटिक एसिड दिया हुआ है यहाँ पे। तो जैसे आप एसिटिक एसिड यहाँ पे रखोगे तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा, जो आपको ये फिनॉक्साइड ग्रुप यहाँ मिला है एक तरह से, वो अपना H+ गेन कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा NPH, तो अपना H+ गेन करके ये OH ग्रुप में यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। तो ये हमारा Q था और ये हमारा P था। तो P से हमने Q का प्रिपरेशन तो कर लिया जो कि एक रेड डाई होती है। इसके बाद में हमें आगे ये बताना है कि P की जब P से हम Q बनाते हैं तो Q का हमें मास बताना है और P की जो हमें डेंसिटी थी वो 1 ग्राम पर ml है। तो हमें उसी हिसाब से रिएक्शन यहाँ पे आगे मतलब मोल्स के हिसाब से करनी पड़ेगी। ओके, तो हमारे पास जो P दिया हुआ है जो कि हमारा एनालीन है, तो P का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दैट इज C6H7N। तो इसके लिए जो मॉलिक्यूलर मास होगा दैट विल बी 93 ग्राम पर मोल। तो हमें मॉलिक्यूलर मास पता है, अब क्योंकि डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है तो इसका मतलब है कि 9.3 ml के हिसाब से जो इसका मास प्रेजेंट होगा P का दैट विल बी ओनली 9.3 ग्राम। तो इसका मतलब है कि मास ऑफ P गिवन जो हमें दिया गया है दैट विल बी 9.3 ग्राम, क्योंकि डेंसिटी आपकी 1 ग्राम पर ml है। तो 9.3 ml के हिसाब से जो मास आ जाएगा 9.3 ग्राम आ जाएगा। नेक्स्ट हमें मोल्स ऑफ P आइडेंटिफाई करने हैं। तो मोल ऑफ P आइडेंटिफाई करोगे तो 9.3 डिवाइड बाई इट्स मॉलिक्यूलर मास तो आपका आ जाएगा 0.1। तो इसका मतलब है कि मोल्स हमें पता लग गए कि 0.1 मोल्स आपके P के यहाँ प्रेजेंट हैं। इसके बाद में अब क्योंकि स्टोकियोमेट्री जो है वो P की और P और Q की 1:1 है, मतलब 1 मोल अगर आप P के क्रिएट करो यूज़ करोगे तो 1 मोल ही आपको Q का मिलेगा। तो मोल्स ऑफ P is to Q is 1:1। तो इसका मतलब है कि जो मोल्स ऑफ Q मिलेंगे वो भी आपको 0.1 ही मिलने वाले हैं। तो 0.1 मोल के हिसाब से जो आप मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से मास पता करो Q का वो हम आइडेंटिफाई करता है। तो इसके बाद में क्या होगा, नेक्स्ट हम यहाँ पे करते हैं तो मास ऑफ Q पता कर लेते हैं। तो मास ऑफ Q, तो Q का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दैट इज C16H12N2O। तो C16H12N2O, तो आपका जो 0.1 मोल है उसका जो मॉलिक्यूलर मास है दैट इज योर 248। तो 248 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है और हमें जो रिएक्शन की जो यील्ड दी गई दैट इज ओनली 75%, तो वो भी हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 0.1 मोल हमने पता कर लिया कि क्योंकि 0.1 मोल बनेंगे तो 0.1 मोल के हिसाब से मास आप 248 से मल्टीप्लाई करें तो मास आ जाएगी, तो आइडियल मास होगा। अब क्योंकि 75% ही यील्ड है तो वो भी आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसको पूरा सॉल्व करके आपका जो मास आ जाएगा दैट विल बी 18.6 ग्राम। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व फॉर द मास ऑफ Q थ्रू आउट द रिएक्शन। ये जो सवाल है अपने पास, ये सवाल हमसे पूछा गया है थर्मोडायनेमिक्स से। आपको बोला गया टिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैसिटराइट बाय रिडक्शन विद कोक। यूज द डेटा गिवन बिलो टू डिटरमाइन द मिनिमम टेम्परेचर एट विच रिडक्शन ऑफ कैसिटराइट बाय कोक वुड टेक प्लेस। जिसके लिए आपको डेटा दे रखा है कि 298 केल्विन पर जो ये
स्टेनलेस ऑक्साइड है उसका आपको फॉर्मेशन एंथैल्पी दे रखी है, CO2 की फॉर्मेशन एंथैल्पी आपको दी हुई है, साथ ही साथ एंट्रोपी दे रखी है, स्टैंडर्ड एंट्रोपी आपको दे रखी है, स्टेनलेस ऑक्साइड की दे रखी है, टिन की दे रखी है, CO2 की और कार्बन सॉलिड की आपको एंट्रोपी यहां पर दे रखी है। सवाल पूछा गया है कि वो टेम्परेचर बता, वो मिनिमम टेम्परेचर बता जिस टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होगी। तो ये इनडायरेक्टली मुझे ऐसे कहना चाह रहा है कि मुझे वो टेम्परेचर बता, वो मिनिमम टेम्परेचर बता जिस पर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाए। ठीक है, अब देखिए जैसे आप स्पॉन्टेनियस की बात आप सुनते हैं तो एक बात आप याद करो, आपको मैं समझा देता हूं। यहां पर स्पॉन्टेनियस जो है उस पर मैं ऐसे कह सकता हूं कि आपको पता है कि जब डेल्टा जी नोट बराबर डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट होता है, तो अगर अपन स्टैंडर्ड कंडीशंस पे बात करें, अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशंस पे किसी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी की अगर बात करता हूं तो आप ऐसे कहते हैं कि अगर ये डेल्टा जी नोट 0 होता तो स्टैंडर्ड कंडीशन पर वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती और उस टाइम पर ये किसके बराबर होता है, डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट के। मतलब अगर मैं वो टेम्परेचर यहां से कैलकुलेट करना चाहूं जिस पर इक्विलिब्रियम आया हुआ है तो टेम्परेचर यहां से कितना आ जाएगा, डेल्टा एच नोट अपॉन डेल्टा एस नोट। ये वो टेम्परेचर है जिस पर रिएक्शन किस में रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी स्टैंडर्ड कंडीशंस पर। ठीक है, अब आप ये भी जानते हैं कि अगर मैंने कोई ऐसा टेम्परेचर ले लिया, जैसे मान लो इसको मैं टी इक्विलिब्रियम बोल देता हूं। ठीक है, अगर मैंने कोई ऐसा टेम्परेचर ले लिया जो ज्यादा हुआ टी इक्विलिब्रियम से, तो आपको पता है कि इस टेम्परेचर टी की वैल्यू इंक्रीज करते ही ये डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा। अरे ऐसे समझो ना कि जब मैं इतना टेम्परेचर यहां पर पुट करूंगा तब डेल्टा जी नोट 0 आ रहा है, अगर मैंने इससे ज्यादा टेम्परेचर रखा तो ये वैल्यू मोर नेगेटिव बन जाएगी। उस केस में डेल्टा जी क्या हो जाएगा, लेस देन 0। और जैसे डेल्टा जी नोट जैसे लेस देन 0 होगा वो रिएक्शन जो है उसको अपन बोल देंगे स्पॉन्टेनियस, तो वो बन जाएगी अपनी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मतलब सवाल में मुझसे पूछा गया है कि वो मिनिमम टेम्परेचर बता जिस पर ये रिएक्शन होगी, तो मिनिमम टेम्परेचर तो यही हुआ ना, क्योंकि इसके बाद तो थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ाते ही रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने लग जाएगी, एक डायरेक्शन में चलने लग जाएगी। तो अगर मेरे से पूछता है मिनिमम टेम्परेचर तो अपना ये वाला टेम्परेचर होगा। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है ये आपके सामने है ऑलरेडी। मुझे यहां से 2 वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 2 वैल्यू कौन कौन सी, सबसे पहले मुझे पता लगाना है डेल्टा एच नोट रिएक्शन और फिर मुझे पता लगाना है डेल्टा एस नोट रिएक्शन। ये कैसे पता लगाते हैं ये आपने थर्मोकेमिस्ट्री में सीखा होगा। मैं यहां पर लिखने वाला हूं समेशन ऑफ डेल्टा एच नोट फॉर्मेशन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा एच नोट फॉर्मेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड उनका समेशन। सेम एंट्रोपी के लिए बोल देंगे न्यू, मतलब स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। हाँ, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट यहां भी आएंगे भाई, साथ में यहां भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आएंगे क्योंकि ये मोलर होती हैं, एक मोल के लिए होती हैं। तो प्रोडक्ट के लिए उनका समेशन माइनस समेशन ऑफ न्यू इनटू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट किसके लिए बोलो, रिएक्टेंट के लिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा के अपन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए इसमें अपन सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं। इसकी जो रिएक्शन होगी वो ये कह रहा है कि भाई SnO2 की जो रिएक्शन है, SnO2 सॉलिड, उसकी रिएक्शन हमें करवानी है किससे, कार्बन सॉलिड से, जिसको इसने बोला हुआ यहाँ पर कि कोक के साथ ये रिएक्शन करवा रहा है। ठीक है, तो इनकी रिएक्शन से फॉर्मेशन होगा यहाँ पर CO2 गैस का और प्लस यहाँ पर बन जाएगा SN सॉलिड। तो देखो सबसे पहले तो हमें इसका डेल्टा एच रिएक्शन निकालना है, डेल्टा एच नोट रिएक्शन, और उसका जो डेटा जो हमें दे रखा है वो डेटा दे रखा है कि डेल्टा एच फॉर्मेशन SnO2 का दे रखा है, इसका में दिया हुआ है, और साथ ही साथ CO2 का फॉर्मेशन दिया हुआ है। कार्बन सॉलिड और SN सॉलिड का इसलिए नहीं दिया हुआ क्योंकि अपन बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस की, और आप जानते हैं कि तो स्टैंडर्ड रेफरेंस होते हैं, तो इनका जो डेल्टा एच फॉर्मेशन है वो कितना होता है बोलो, 0। तो जो CO2 का डेल्टा एच फॉर्मेशन है आपको दे रखा है -394 माइनस SnO2 के लिए आपको दे रखा है कितना, -581। ठीक है, जब आप इनको सोल्व यहां से करेंगे तो सोल्व करने पर इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 181 में 7 ऐड कर दो आप, तो आ जाएगा 188 किलोजूल। वो कितना आ जाएगा यहाँ से, 188 किलोजूल। 1 मिनट, 7 नहीं, 188 नहीं, 187, यह आ जाएगा 187 किलोजूल। यह आ जाएगा इसका डेल्टा एच नोट रिएक्शन। अब अपने को पता लगाना है यहां से इनका डेल्टा एस नोट। तो डेल्टा एस नोट में CO2 की जो एंट्रोपी है, CO2 की एंट्रोपी कितनी है यहाँ पर,
वो 210 है। उसके बाद जो टिन है उसकी कितनी है 52, माइनस कर देंगे इसमें से SnO2 की कितनी है 56, और कार्बन की कितनी माइनस कर देंगे 6 माइनस कर देंगे। तो जब आप इनको सोल्व करेंगे यहां से, तो सोल्व करने पर इसकी वैल्यू आएगी, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का, ये यहां से बचेगा माइनस का 4 माइनस का 10, तो आ जाएगा 200, ये आ जाएगा कितना 200 किलो, 200 जूल, सॉरी 200 जूल, ये इसकी एंट्रोपी आ जाएगी। तो हमें वो टेम्परेचर पता लगाने के लिए हम डिवाइड कर देंगे, इसका जो डेल्टा फॉर्मेशन आया था वो आया था 187, इसको अपने को डिवाइड करना है किससे 200 से, ये किलो जूल में था इसलिए यहां पर कितना आ जाएगा 10⁻³ आएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर यहां पर इंटू कितना आ जाएगा 5, और सोल्व करने पर इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कितना 935 केल्विन। इसका मतलब 935 केल्विन पर वो रिएक्शन जो है, वो प्रोसेस जो वो इक्विलिब्रियम में होगा। उसके बाद थोड़ा सा भी अगर हल्का सा भी टेम्परेचर बढ़ा तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो यहां पर टेम्परेचर कितना आ जाएगा इसका 935 केल्विन। इस सवाल में हमें बोला गया है कि एन एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ 0.05 मोलर जिंक 2+ इज सैचुरेटेड विद 0.1 मोलर H2S। What is the minimum molar concentration of H+ required to prevent precipitation of zinc sulfide? ठीक है, उसके लिए मैं दे रखा है कि इसका जो KSP होता है वो इतना है, और साथ ही साथ जो ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट है H2S का, K नेट जो होता है जो K1 × K2 के इक्वल होगा इस केस में, वो आपको इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को मैं आपको एक डायग्राम से समझाना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन में एक्चुअली में पूछा क्या गया था और क्या हमें दिया गया है, ये कहना क्या चाह रहा है। सबसे पहले अपन वो समझते हैं। आपको ये कह रहा है कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, और वो जो सॉल्यूशन है वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना चाह रहा है। ये है इसके पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है जिसके अंदर कुछ तो जिंक 2+ मौजूद है, और इसके अंदर एक H2S भी प्रेजेंट है, उसका भी ये सॉल्यूशन है। तो आपको पता है कि H2S एक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो डिसोशिएट होगा किसमें H+ + HS- में डिसोशिएट होगा, और HS- जो है वो फर्दर डिसोशिएट होगा किसमें H+ + H2- में, जिसका अगर इसका आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 मानते हो, ये वाला K2 मानते हो, तो इसका जो नेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो आ जाएगा K1 × K2, जिसकी वैल्यू आपको इतनी दे रखी है। ये बात समझ में आ गई। सवाल आपसे पूछा गया है कि इस सॉल्यूशन में H+ की जो मिनिमम मोलर कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होनी चाहिए जिससे इस जिंक सल्फाइड का प्रेसिपिटेट ना बन जाए। और जिंक सल्फाइड का प्रेसिपिटेट ना बनने का मतलब है ये चाहता है कि ये जिंक और ये सल्फाइड ये दोनों आपस में मिलके पीपीटी नहीं बना लें, ये ऐसा चाह रहा है। और इसके लिए क्या चाह रहा है कि H+ की कंसेंट्रेशन कम से कम कितनी होनी चाहिए जिससे इनका पीपीटी नहीं बने। तो इस बात का क्या मतलब है, पहले अपन ये समझने की कोशिश करते हैं। इस सवाल में आपको मैं बताऊं, ध्यान से सुनना कि देखो जिंक 2+ जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन और H2- की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो जब तक KSP से कम रहेगी, जब तक इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन का जो आयनिक प्रोडक्ट है वो जब तक उसके KSP की वैल्यू से कम रहेगा तब तक प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा और सॉल्यूशन आपका बना रहेगा अनसैचुरेटेड। अगर ये इसके एग्जैक्ट इक्वल हो जाती है तो सॉल्यूशन बन जाएगा सैचुरेटेड। लेकिन अगर आपने उसके बाद जरा सा भी कुछ उसमें और ऐड किया जिससे इन दोनों का प्रोडक्ट KSP से ज्यादा हो जाए तो पीपीटी बनना शुरू हो जाएगा। ऐसा ही होता है। मतलब सुनिए, मुझे जिंक 2+ और सल्फाइड की जो कंसेंट्रेशन है उनको मॉनिटर करना है दोनों को, और दोनों को इस तरीके से मॉनिटर करना है कि उनका जो आयनिक प्रोडक्ट है वो KSP के बराबर या उससे कम ही रहे, उससे ज्यादा नहीं हो जाए, तभी अपना प्रेसिपिटेट बनने से रुकेगा। लेकिन जब मैंने सवाल को देखा तो मुझे पता चला कि जिंक 2+ की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मुझे उसने फिक्स दे दी है कि इसकी कंसेंट्रेशन 0.05 मोलर ही होनी चाहिए। इसका मतलब मेरे पास इसकी कॉन्सेंट्रेशन फिक्स हो गई है और दैट इज 0.05 मोलर। अब मेरे पास बचता है सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन, और वो है सल्फाइड की कॉन्सेंट्रेशन। मुझे कैसे भी करके सल्फाइड की कॉन्सेंट्रेशन को इतना रखना है जिससे इनका आयनिक प्रोडक्ट KSP से ज्यादा नहीं हो जाए। बात क्लियर है यहां तक। अब अगला सवाल उठता है मन में कि सर सल्फाइड की कॉन्सेंट्रेशन को कैसे मॉनिटर करेंगे। तो उसको मॉनिटर अपन कर सकते हैं इस इक्विलिब्रियम से।
कैसे करेंगे इक्विलिब्रियम से? सुनिए ध्यान से। आप जानते हैं कि अगर मैं इसकी एक ऐसे रिएक्शन लिखूं तो मैं इसकी नेट रिएक्शन ऐसे लिख सकता हूं 2H प्लस प्लस H2 माइनस, जिसके लिए मैं ऐसे कह सकता हूं कि K नेट इज इक्वल टू, यहां पर बन जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 माइनस अपॉन बन जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H2S। क्लियर है सबको यहां तक? अब मान लो मुझे कोई स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन चाहिए H2 माइनस की, जिसको मुझे मॉनिटर करना है, तो मैं कैसे मॉनिटर कर सकता हूं? मैं आपको यह सिखा रहा हूं, सुनिए ध्यान से। देखो एक बात बताओ, अगर मान लो H2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई, तभी तो जो आयनिक प्रोडक्ट है वो KSP से ज्यादा होगा और तभी पीपीटी बनेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि वो आयनिक प्रोडक्ट KSP से कम रहे, इसका मतलब मुझे H2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन को कम करने की जरूरत है पीपीटी बनाने से रोकने के लिए। और जैसे ही मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन को कम करूंगा, इसको मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो कांस्टेंट ही रहेगा कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो इसको मेंटेन रखने के लिए H प्लस अपने आप बढ़ जाएगा, मतलब H प्लस को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी रहेगी, वो डिपेंड करता है कि उस सॉल्यूशन में H प्लस कितना है। अगर मैं H प्लस को कम ज्यादा करूं, अगर मैं H प्लस को बढ़ाऊं तो इसको मेंटेन रखने के लिए इसको कम होना पड़ेगा, और अगर मैं इसको कम करूं तो इसको मेंटेन रखने के लिए इसको बढ़ाना पड़ेगा। मतलब मेरे पास जो यहां पर रेगुलेटर है जिससे मैं मॉनिटर कर सकता हूं सल्फाइड की कॉन्सेंट्रेशन को, वो है H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। मैंने H प्लस बढ़ाया, उसको मेंटेन रखने के लिए सल्फाइड कम हो गया। तो इसीलिए अपने से सवाल में पूछा गया है कि भाई मिनिमम कितना H प्लस चाहिए, कम से कम कितना H प्लस तो होना ही चाहिए जिससे इसका पीपीटी ना बने। उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा कि सवाल में पूछना क्या चाह रहा है। तो मेरे से इससे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन पूछना चाह रहा है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे वो बड़ा ही आसान है, मैं आपको बता देता हूं, सुनिए ध्यान से। देखो सबसे पहले तो मैं ये पता लगाऊंगा कि प्रिसिपिटेट बनने से रोकने के लिए सल्फाइड कितना चल सकता है, कहां तक सल्फाइड हो तो अपना काम चल सकता है। तो आपको पता है कि अगर मान लो आपके पास जिंक की कॉन्सेंट्रेशन इनटू सल्फाइड की कॉन्सेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो जब तक KSP के इक्वल होगा तब तक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना रहेगा, तब तक जरा सा भी पीपीटी नहीं बनेगा। तो यहां से अगर मान लो मुझे सल्फाइड की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी हो तो वो बन जाएगी, KSP की वैल्यू आपको दे रखी है 1.25 इंटू 10⁻⁻22 अपॉन जो जिंक 2 प्लस है वो यहां पर कितना है 0.05 है। जब आप इसको ऐसे सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 25 इंटू 10⁻⁻22 मोलर। मतलब ये हुआ कि अगर सल्फाइड की कंसेंट्रेशन यहां तक भी हो गई तब तक सैचुरेटेड सॉल्यूशन ही बनेगा, लेकिन इससे ज्यादा वो नहीं होनी चाहिए। तो ये तो अपने पास आ गई किसकी, बोलो सल्फाइड की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो मैं एक बार के लिए इस सल्फाइड की कॉन्सेंट्रेशन को यहां लिख लेता हूं कि सल्फाइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अपने पास आ जाएगी 25 इंटू 10⁻⁻22। क्लियर है यहां तक? अब सुनिए ध्यान से। अब अगर मैं यहां से इसमें एक फॉर्मूला लगाऊं कि K नेट इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपका बनेगा H प्लस की कंसेंट्रेशन का स्क्वायर इंटू H2 माइनस अपॉन H2S की कंसेंट्रेशन। यहां से मुझे H प्लस की वैल्यू निकालनी है। तो जो K नेट आपको कितना दिया हुआ है, वो आपको दिया हुआ है 10⁻⁻21। H प्लस की कंसेंट्रेशन मुझे फाइंड आउट करनी है, सल्फाइड की कंसेंट्रेशन है वहां से 25 इंटू 10⁻⁻22 अपॉन जो H2S है उसकी कंसेंट्रेशन कहां से लाएं। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो K नेट है वो 10⁻⁻21 है। तो जब K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इतनी ज्यादा कम होती है तो आपको याद होगा कि उस केस में अपन ऐसे मान लेते हैं कि बहुत ही थोड़ा सा डिसोसिएशन हुआ होगा, ना के बराबर H2S डिसोशिएट हुआ होगा। इसके कहने का मतलब यह है कि H2S की कंसेंट्रेशन अभी भी पहले जितनी ही रही होगी, ऐसा अपन अप्रोक्सीमेशन लगा लेते हैं। तो इसलिए मैं यहां पर जो H2S की कंसेंट्रेशन है वो 0.1 दे रखी है, वो अपन ले लेंगे यहां पर 0.1। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो सोल्व करने पर ये इससे कट जाएगा, यहां पर बचेगा 10⁻⁻1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। सोल्व करने पर H प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन यहां से आएगी वो आ जाएगी 1/25 का रूट, मतलब 1/5, और सोल्व करने पर आ जाएगा 0.2 मोलर। तो ये जो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आप देख रहे हैं ये वो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन है, वहां तक इसका पीपीटी नहीं बनेगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपके पास बना रहेगा। लेकिन आप देख रहे हैं
कि अगर आपने इसकी कंसेंट्रेशन 0.2 से, अगर आपने इसकी कंसेंट्रेशन 0.2 से कम की, अपने से मिनिमम पूछिए ना, मिनिमम, तो मिनिमम कितनी है? 0.2 है। अगर आपने H+ को 0.2 से भी कम करने की कोशिश की तो ये कम होने का मतलब है ये बढ़ जाएगा, और ये बढ़ते ही जिंक 2+ और सल्फाइड का जो आयनिक प्रोडक्ट है वो Ksp से ज़्यादा हो जाएगा और वहाँ पर प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो इस सवाल का कॉन्सेप्ट था ये, H+ को मेंटेन करना है। H+ यहाँ पर एक रेगुलेटर की तरह काम कर रहा है, जिसको ऊपर किया तो सल्फाइड नीचे, जिसको नीचे किया तो सल्फाइड ऊपर, ठीक है। और हमें सल्फाइड को एक लेवल तक रखना था, इसलिए हमसे पूछा गया कि H+ की मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन क्या रही होगी, ठीक है। तो ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।